प्राचीन समझौते के अनुसार हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को चुनने के बाद आपको एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के बुनियादी पाठों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। प्राथमिक ध्यान तकनीकों का एक सेट, 5 साल का निवास, आवास और भोजन निःशुल्क। हम आपको पारिश्रमिक के रूप में जादुई क्रिस्टल का उपयोग करने की भी अनुमति देते हैं। प्रोफेसरों से ज्ञान के बदले में। मोहन लगातार बोलती रही, जबकि विक्रम तेजी से पढ़ते रहे और एआई चिप द्वारा लगातार प्रस्तुत की गई जानकारी से तुलना करते रहे। उन्होंने पाया कि मोहन ने जो कहा वह भेड़ की खाल के कागज पर दी गई जानकारी से बिल्कुल मेल खाता था। बुनियादी आतिथ्य के मामले में यह विभिन्न अकादमियों के बीच काफी हद तक समान था। एआई चिप से प्राप्त फीडबैक ने यह भी संकेत दिया कि हालांकि यह उसके सामने वाले व्यक्ति को सफलतापूर्वक स्कैन नहीं कर सका, मोहन ने अनजाने में एक अस्थिर विकिरण जारी किया था, जिसका तात्पर्य था कि मोहन की ताकत यात्रा दल के 3 सफेद वस्त्रों से अधिक थी और इसने विक्रम को चौंका दिया। अब मैं बुनियादी शर्तें समझ गया हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में प्रवेश के लिए किस तरह का भुगतान करना होगा? मोहन ने कहा, 13 जादुई क्रिस्टल या एक समान मूल्य की वस्तु। मैं इस वस्तु का उपयोग विनिमय के लिए करूंगा। विक्रम ने अपना मन बना लिया और अपने गले में लटकी मैगस अंगूठी वापस ले ली। लगता है तुम्हारे पास कोई दिलचस्प खिलौना है। मोहन की आंखों में हरे रंग की लौ चमक उठी। हड्डीदार सफेद हाथ ने अंगूठी ली और उसे अपनी हथेली में रख लिया और फिर एक आवर्धक कांच जैसी वस्तु निकाली और उसका निरीक्षण किया। यार, यह वास्तव में दिलचस्प है। मैंने लंबे समय से ये पैटर्न नहीं देखे हैं। एक निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति। ऐसा लगता है कि इसे हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में बनाया गया था और इसमें एक तेज जादू निर्माण का उत्कीर्ण शिलालेख है, लेकिन यह टूटा हुआ है। यह 15 जादुई क्रिस्टल के बराबर है। अब नौसिखिया, क्या तुम अपनी स्कूल फीस के लिए यह अंगूठी गिरवी रखने को तैयार हो? एक बार जब तुम तय कर लो तो हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के प्राचीन अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। मोहन ने एक जोरदार स्वर में कहा। मुझे स्वीकार है, विक्रम की दृढ़ आवाज सुनाई दी। अच्छा, मैं घोषणा करती हूं कि अनुबंध बन गया है, मोहन ने कहा। अपना फॉर्म मुझे सौंप दो। विक्रम का रूप प्राप्त करने के बाद मोहन ने हंसते हुए कहा, छाया और अंधेरे तत्व की आत्मीयता। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने हमारी अकादमी को चुना। इस डेथ बीच में हम सबसे उत्कृष्ट हैं। चूंकि आपने जरूरी फीस से ज्यादा पैसे दिए हैं, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आपको स्वीकार कर लिया गया है और आपको प्रवेश परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। यह कार्ड ले लो, वापस जाओ और आराम करो। कल हम स्कूल वापस जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मोहन ने एक धातु कार्ड जैसी चीज निकाली। विक्रम ने उसे उठाया और देखा कि उस पर 9 नंबर लिखा हुआ था। यह ऐसे ही खत्म हो गया? क्या हमें कोई अनुबंध या कुछ और साइन नहीं करना है? विक्रम ने लापरवाही से पूछा। हाँ। आज तक किसी ने मैगस को धोखा देने की हिम्मत नहीं की। मोहन ने खिलखिलाकर हंसी और इससे विक्रम को ठंड लग गई। तो मैं पहले निकल जाऊंगा सर। विक्रम ने सिर झुकाया और टेंट से बाहर चला गया। वह एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी टेंट के पीछे वाले क्षेत्र में चला गया। इन अकादमियों के भर्ती क्षेत्र के पीछे लकड़ी की झोपड़ियों की कतारें बनी हुई थीं और बीच में दोनों लिंगों के युवा उनमें आते जाते रहते थे। ऐसा लगता था कि वे अनुयायियों के अस्थायी निवास के रूप में वहां मौजूद थे। अरे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या आप यहां नए हैं? लकड़ी का दरवाजा जिस पर 6 लिखा था खुला और लाल बाल और नीली आंखों वाला एक अनुचर उसमें से बाहर आया और विक्रम का अभिवादन किया। हाय, मैं विक्रम हूं। विक्रम मुस्कुराया। हाँ, मैं वरुण हूं। जहां तक मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य महाद्वीप पर नहीं किया जा सकता। वरुण बहुत मिलनसार लग रहा था। आओ, मैं तुम्हें तुमसे मिलवाता हूं। वरुण पंखे के आकार की झोपड़ियों की ओर बढ़ा। साथियों, हमारे पास एक नया साथी है। लकड़ी के दरवाजों से कई अनुचर बाहर निकले और एक साथ इकट्ठे हुए। विक्रम ने कुल 7 या 8 लोगों की गिनती की। शुभ दोपहर,
मैं लांस एम्पायर का धीरज हूं, 4वीं कक्षा का अनुचर। एक लड़के ने, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता था, अपना परिचय दिया। लगता है आप बहुत देर से आए हैं, धीरज ने कहा। हमें रास्ते में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, मौत के महान मैदानों में, विक्रम ने अस्पष्टता से कहा। वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। मौत का महान मैदान, यह वास्तव में बहुत खतरनाक है। धीरज ने अपने पीछे खड़े अनुचरों की ओर देखा। मुझे उनसे मिलवाने दो। यह वरुण है, जिससे आप पहले मिल चुके हैं। यह पंकज है, 3री कक्षा का अनुचर। एक बड़े शरीर वाला कोकेशियान लड़का शर्मिंदगी से अपना सिर खुजा रहा था, जो दिखने में सरल और ईमानदार लग रहा था। यह रवि है, 4वीं कक्षा का अनुचर। वह दुबला पतला छोटा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। यह कुणाल है, एक 2वीं श्रेणी का अनुचर, और वहां निशा और शालिनी हैं, दोनों प्रथम श्रेणी की अनुचर। हालांकि धीरज ने खुद को संयमित किया था, विक्रम अभी भी उसके शब्दों में तिरस्कार के संकेत देख सकता था। प्रथम श्रेणी के अनुचर, 2वीं श्रेणी के अनुचर, वे मूलतः जीवन भर अनुचर ही रह सकते थे, इसलिए कोई उन्हें त्यागने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता था। कैसे, आप कैसे हैं? कुणाल ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। जहां तक निशा और डोडोलियर की बात है, वे दोनों छोटी लड़कियां थीं और उनके गालों पर अभी भी कुछ शिशुवसा थी। इस बिंदु पर उन्होंने नीचे की ओर देखा। वह कौन है? विक्रम ने अपने होंठ दबाए। उनके छोटे से समूह के पास काले कपड़े पहने एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। किनारे पर खड़ा वह बाकी लोगों से अलग दिख रहा था और काफी घमंडी लग रहा था। वह किरण है, इस सेमेस्टर का हमारा जीनियस, 5वीं कक्षा का अनुचर। मैगस बनना बस समय की बात है। धीरज की अभिव्यक्ति खट्टी हो गई और उसके शब्दों में कुछ कड़वाहट लग रही थी। वाह, 5वीं कक्षा का अनुचर, उसके पास जादूगर बनने की 90% संभावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी है। विक्रम ने ठंडी हवा में सांस लेते हुए सोचा और किरण को कुछ और नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे कि उसे भीड़ देख रही हो, किरण चुपचाप बड़बड़ाया और अपनी लकड़ी की झोपड़ी में घुस गया। इस लकड़ी की झोपड़ी का सतही क्षेत्र स्पष्ट रूप से बड़ा था और सजावट अधिक उत्तम थी। 5वीं कक्षा के अनुयायी के रूप में उसका उपचार सबसे अच्छा होगा। कौन जानता है, हो सकता है कि कुछ प्रोफेसर उसे जल्दी ही अपने संरक्षण में लेना चाहें। धीरज का चेहरा और भी खट्टा हो गया। विक्रम को एहसास हुआ कि अनुचरों का यह समूह कुछ गुटों में बटा हुआ था। 3री और 4थी कक्षा के अनुचर निचली कक्षा के अनुचरों से बेहतर थे, लेकिन 5वीं कक्षा के अनुचर किरण से कमतर थे। जहां तक कुणाल जैसे सबसे निचले दर्जे के अनुयायियों की बात है, वे सभी दयनीय रूप से एक साथ रहते थे और एक गुट बनाते थे। और फिर किरण था, जिसे इन 2 समूहों से अलग कर दिया गया था। नमस्ते सबको, मैं विक्रम हूं और मेरी योग्यता 3री कक्षा है, विक्रम ने कहा। स्वागत है, धीरज ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, जबकि कुणाल और दोनों लड़कियां अपने आत्मसम्मान को कम करते हुए उसे बधाई देते हुए अपनी झोपड़ियों में वापस लौट गईं। उनके बारे में चिंता मत करो, उनकी सर्वोच्च क्षमता केवल 3री श्रेणी के अनिल की होगी, रवि ने घृणा से कहा। हां, यह सही है, अनुचरों के लिए योग्यताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, विक्रम ने सहमति जताई। यद्यपि युवाओं का यह समूह अपने गुटों के गठन के दौरान काफी शांत था, फिर भी उसने स्वाभाविक रूप से वही काम किया जिससे उसे सबसे अधिक लाभ हुआ। अनुचरों में से किरण में स्वतंत्र होने की क्षमता थी, लेकिन विक्रम में इतनी अच्छी योग्यता नहीं थी, इसलिए वह केवल एक समूह में शामिल हो सकता था। इसके अलावा तुलना करके स्वाभाविक रूप से यह वह समूह था जिसका मुखिया धीरज था और जिसका भविष्य बेहतर था। हाँ, स्वागत है। आपकी भागीदारी से हमारा समूह अब और मजबूत हो गया है। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उस व्यक्ति को पछतावा दूंगा, धीरज ने दांत पीसते हुए कहा। बाद में उनमें से कुछ ने रात के खाने के बाद मिलने का कार्यक्रम तय किया और वे अपनी अपनी झोपड़ियों में वापस चले गए। वरुण, जब तुमने पहले कहा था कि यह एक अलग महाद्वीप है, तो तुम्हारा क्या मतलब था?
विक्रम ने सबसे मिलनसार वरुण की तलाश की और उससे पूछा, क्योंकि वह वरुण द्वारा पहले कही गई बातों से चिंतित था। ओ, यह तुम्हें पता है, दरअसल हम जिस महाद्वीप पर हैं वह बहुत छोटा है। बाहरी दुनिया में इसे चेरनोबिल द्वीप के नाम से जाना जाता है। द्वीप? विक्रम ने चौंक कर कहा। पिछले आधे साल की अपनी यात्रा के अनुसार वह लगभग निश्चित था कि यह महाद्वीप यूरेशियन महाद्वीप जितना ही विशाल था जहां वह पिछली दुनिया में था, लेकिन यहां तो सिर्फ एक द्वीप था। ओ, माफ करना, भूगोल मेरा कमजोर विषय है और इसकी वजह से अक्सर मेरे होम ट्यूटर को क्रोध से कांपना पड़ता है, विक्रम ने समझाया। सच कहा जाए तो सिंघानिया परिवार केवल एक कुलीन परिवार है और इसकी विरासत बहुत छोटी थी। इसकी तुलना उन विशाल परिवारों के कुलीनों से नहीं की जा सकती थी, इसलिए न जानना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। हाँ, विक्रम की बात सुनकर वरुण ने हंसते हुए कहा, मैंने 5 शिष्टाचार शिक्षकों को गुस्से में भगा दिया है। अंत में मेरे पिता ने मासिक वेतन की पेशकश की, लेकिन फिर भी कोई मुझे पढ़ाना नहीं चाहता था। यह कुछ ऐसा था जो मेरे पिता ने मुझे जाने से ठीक पहले विशेष रूप से बताया था। चलिए पिछले विषय पर आगे बढ़ते हैं। हम चेरनोबिल द्वीप समूह में हैं और बाहरी दुनिया ने इसके लिए एक और नाम गढ़ा है, बंजर द्वीप। बंजर? विक्रम थोड़ा सा शंकित था। यहां अभी भी काफी लोग हैं और बहुत सारे राज्य हैं। क्या यह कुछ संसाधनों की कमी का उल्लेख हो सकता है? यह सही है। चेरनोबिल द्वीप समूह में यहां के पर्यावरण या कुछ बाहरी कारकों के कारण यहां की भूमि किसी भी ऐसी सामग्री का उत्पादन करने में असमर्थ है जिसकी एक जादूगर को जरूरत होती है। ईमानदार अनुचरों और एकांत में रहने वाले जादूगरों के अलावा इस महाद्वीप पर जादूगरों के कोई और निशान नहीं हैं। तो यही मामला है। विक्रम ने अपना सिर हिलाया और हालांकि उसके देश में मैगी के मिथक थे, लेकिन केवल सिंघानिया परिवार के संस्थापक ने ही मैगस को देखा है। इससे मैगी की दुर्लभता का अंदाजा लगाया जा सकता है। चेक। और इसलिए हमें समुद्र के दूसरी तरफ जाने की जरूरत है, तभी हम वास्तव में महाद्वीप पा सकेंगे। मैंने सुना है कि वहां न केवल विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं जिनकी मैगी को जरूरत है, बल्कि रहस्यों के अनगिनत निशान और प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं के अवशेष भी हैं। कुल मिलाकर महाद्वीप में विभिन्न अकादमियां और संगठन हैं जो जादू की जानकारी का व्यापार और आदान प्रदान करते हैं। उस महाद्वीप पर मैगी कोई किंवदंती नहीं है। हालांकि वे अभी भी दुर्लभ हैं, फिर भी एक सामान्य इंसान भी उन्हें देख सकता है। केवल वहां ही हम अपनी अनिल क्षमताओं की प्रगति में आगे बढ़ सकते हैं। वरुण की आंखों में तड़प के स्पष्ट संकेत थे। तो यह मामला है। तो फिर उस महाद्वीप का नाम क्या है? विक्रम ने पूछा। मुझे नहीं पता, वरुण ने अपना सिर हिलाया। वह महाद्वीप बहुत बड़ा है, इसके लिए कभी कोई एकीकृत नाम नहीं था। जहां तक हमारा सवाल है, हम महाद्वीप के दक्षिण में जा रहे हैं और इसे दक्षिण के संकीर्ण तटीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। सिर्फ दक्षिणी तटीय क्षेत्र ही चेरनोबिल द्वीप समूह से कई गुना बड़ा है जहां हम हैं। विक्रम ने ठंडी हवा में सांस ली। इतना बड़ा? यह दुनिया वाकई बहुत विशाल है। जितना ऊंचा कोई खड़ा होगा उतना ही दूर तक देख पाएगा। यह एक कवि का वाक्य है जो मुझे बहुत पसंद है, वरुण ने निष्कर्ष निकाला। आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझे जानकारी को पचाने के लिए कुछ समय चाहिए। विक्रम ने उनसे विदा ली और अपनी झोपड़ी में लौट आया। पीले लकड़ी के दरवाजे पर एक धातु की पट्टिका थी जिस पर 9 लिखा था और यह काफी जंग खाया हुआ लग रहा था। दरवाजा खोलते ही सड़ांध और जंग की गंध उसकी नाक में घुस गई। विक्रम ने अनियंत्रित रूप से 2 बार छींका। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक सभा स्थल है, इसीलिए रहने की व्यवस्था बहुत सरल है। लकड़ी की झोपड़ी में एक बिस्तर और कुर्सी के अलावा व्यावहारिक रूप से और कुछ नहीं था। विक्रम ने एक कपड़ा लिया, कुर्सी को पोंछा और फिर उस पर बैठ गया। लकड़ी की कुर्सी लगातार चरमरा रही थी, जिससे विक्रम को चिंता हो रही थी कि अगले ही पल वह टुकड़ों में कुचल दी जाएगी। भाग्य से यह सिर्फ एक रात के लिए है। इस हालत में पहले थोड़ा सा सफाई कर लेना बेहतर होगा। विक्रम ने अपने शरीर से धूल झाड़कर
लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकल गया। उसने अर्जुन और अन्य लोगों से मिलने की योजना बनाई थी, और चूंकि उसने पहले ही अपनी अकादमी चुन ली थी, इसलिए उसे उन्हें बता देना चाहिए ताकि वे भविष्य में एक दूसरे को ठीक से पत्र लिख सकें। विक्रम जिस बैच के अनिल थे, उन्हें शिविर में पहुंचने वाले सबसे बाद के समूहों में से एक माना जाता था। विक्रम के बैच द्वारा अपने स्कूल चुनने के बाद अकादमियों के विभिन्न टेंटों में कम लोग आते थे और यह बहुत शांत लग रहा था। एन्नेया आइवरी रिंग टॉवर, यह यहां है। विक्रम छात्र क्वार्टर के पीछे चला गया और उसी यात्रा दल की एक परिचित लड़की का रास्ता रोक दिया। हाय सिमा, क्या तुम जानती हो अर्जुन कहां है? सिमा लाल बालों वाली लड़की थी जो जल्दी परिपक्व हो गई थी। उसके शरीर पर पहले से ही सुंदर वक्रता देखी जा सकती थी। लेया, विक्रम। सिमा शर्मा गई क्योंकि उसे विक्रम के बारे में अच्छी धारणा थी, जिसने यात्रा के दौरान कई बार कई अनुचरों की मदद की थी। अर्जुन कमरा 13 में है, मैं उसे तुम्हारे लिए बुला लूंगी। सिमा ने अपनी स्कर्ट उठाई और तेजी से भाग गई। हवा में घुली खुशबू को सूंघते हुए विक्रम का दिल कांप उठा। विक्रम, यह कामुक विचार बहुत जल्द ही एक हर्षित आवाज से टूट गया। अर्जुन ने नहाकर कपड़े बदले थे। उसने अपनी मूंछें भी मुंडवा ली थीं और बहुत तरोताजा दिख रहा था। क्या तुमने अपनी अकादमी का चयन पूरा कर लिया है? अर्जुन ने जोर से कहा और विक्रम के कंधे पर थपथपाया। हां, मैंने देखा एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी, विक्रम ने जवाब दिया। एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी, अर्जुन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। मैंने अपनी महिला सीनियर्स से सुना है कि यह अपनी छाया और अंधेरे तत्व जादू के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है कि रात के दौरान कंकाल के कारण आप अपनी पैंट में पेशाब नहीं करेंगे। महिला वरिष्ठ, विक्रम ने अपना सिर हिलाया और महिलाओं को लुभाने की अर्जुन की क्षमताओं के लिए और भी अधिक प्रशंसा की। हे, जो लोग योग्यता परीक्षण में भाग लेने में सक्षम हैं, वे सभी कुलीन वर्ग के हैं, और यह संयोग ही है कि मेरी मुलाकात एक दूर के चचेरे भाई, एक बड़ी चचेरी बहन से हुई। अर्जुन ने गर्व से हंसते हुए कहा, जैसे कि उसने कुछ अर्जित किया हो। जहां तक कंकालों और अन्य चीजों की बात है, मुझे लगता है कि हम उन्हें न केवल रात में बल्कि दिन के उजाले में भी देखेंगे। विक्रम ने कड़वी हंसी हंसी, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही एक कंकाल के साथ एक अनिल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। कोई बात नहीं, जब तक आपको लोकेशन पता है तब तक सब ठीक है। चलो, भविष्य में भी संपर्क बनाए रखें, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। उसके पहले के आत्मसंतुष्ट भाव में बड़ा बदलाव आया। चलो, संपर्क बनाए रखें, विक्रम ने सिर हिलाया। ओह हां, क्या तुम्हें पता है कि राजनंदिनी कहां चली गई? अर्जुन ने अचानक पूछा। राजनंदिनी? विक्रम ने अपना सिर हिलाया। भेड़ियों के पिछले हमले के बाद जीवंत और सुंदर लड़की बहुत चुप हो गई थी, लेकिन कम से कम उसने धीरज रखा और सुरक्षित रूप से यहां पहुंच गई। हां, मैंने अन्य साथियों से सुना कि उसकी योग्यता इतनी अच्छी नहीं थी, केवल दूसरी कक्षा की अनिल जितनी थी, इसीलिए उसने वेटलैंड गार्डन अकादमी में प्रवेश लिया। अब मुझे पता चल गया, धन्यवाद। विक्रम को इस लड़की के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि वह वही थी जिसकी पिछले विक्रम ने वास्तव में प्रशंसा की थी। उसके लिए 13 या 14 साल की लड़की केवल एक बच्ची थी और पिछली मुलाकातें केवल बच्चों की शरारतें थीं। कैसा है? क्या तुम्हें थोड़ा बेकार लग रहा है क्योंकि तुम उसे अपने हाथों में नहीं ले पाए? अर्जुन ने एक बार फिर से अश्लील भाव अपना लिया। भागो! 1 से 2 घंटे बाद आसमान में अंधेरा छा गया। विक्रम एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के शिविर में था और उसने अन्य अनुचरों के साथ अकादमी द्वारा दिए गए रात्रि भोज का आनंद लिया। इस बार रात्रि भोजन बहुत ही शानदार था और क्योंकि वे कल ही जा रहे थे, इसलिए उन्होंने भोजन की मात्रा भी काफी उदार रखी। विभिन्न फलों के रस और वाइन, सुगंधित बारबेक्यू चिकन, मछली सॉस, ट्रफल्स, फल और सलाद, सभी ने विक्रम के पेट को संतुष्ट कर दिया था, जिसने घास के मैदानों में दिखाई देने के बाद से ज्यादा कुछ नहीं खाया था। अनिल कई समूहों में खा पी रहे थे और विक्रम की नजर कोने की ओर गई और उसने दीपक और किरण को एक कोने में खड़े पाया। किरण ने भी बीच बीच में उससे कुछ शब्द कहे।
इस सेमेस्टर में 5वीं कक्षा का अनिल पाकर हम सचमुच भाग्यशाली हैं। वरुण ने बारबेक्यू से चिकन जांघ का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसे बड़े टुकड़ों में काट लिया। जब से किरण आया है, दीपक और उसके बीच कई बार बातचीत हुई है। मुझे आश्चर्य है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अनुयायियों के लिए योग्यता एक जादूगर की प्रगति को काफी हद तक निर्धारित करेगी। दीपक जो कर रहे हैं वह सामान्य है। वरुण, अपना बारबेक्यू चिकन खाओ। धीरज की आवाज ठंडी हो गई और वरुण को फलों का जूस पीते देखने के बाद ही उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी नजरें बारबेक्यू पर घुमाईं। हालांकि योग्यता एक जादूगर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। केवल जानकारी का संचय और समझ ही जादूगर की शक्तियों के उत्थान के लिए असली प्रेरक और कुंजी है। एक तीसरी कक्षा का अनिल भी शामिल हुआ। हालांकि यह सच था, लेकिन जब उन्होंने किरण और प्रोफेसर को आपस में बातें करते देखा तो समूह में माहौल उदास हो गया। समूह ने चुपचाप अपने अपने व्यंजन खाए। ऐसा लग रहा था कि उनकी भूख खत्म हो गई है। हाँ, कुणाल, जल्दी करो, क्या हुआ? आगे क्या हुआ? दूसरी ओर निम्न योग्यता वाले अनिल एक घेरे में बैठे थे तथा कुणाल बीच में था तथा जोखिम भरे साहसिक कारनामे सुना रहा था। वह वाक्पटु था और उसके भाषण में मजाकियापन था। निशा और शालिनी अपने पेट पकड़े हुए ऐसे खिलखिलाकर हंस रहे थे जैसे वे दो खुशमिजाज पक्षी हों। उनकी तुलना में यह पक्ष काफी शांत था। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा और गर्दनें ऊपर करके ध्यान से सुनते रहे। हालांकि केवल धीरज ने अपना गर्व भरा भाव बनाए रखा। यह देखकर कि चौथी कक्षा का अनिल रवि भी वहां जाकर सुनने में असमर्थ था और अपनी प्रतिष्ठा खोने से डर रहा था, विक्रम चुपचाप हंस पड़ा। आखिरकार वे तो बस बच्चे ही हैं। रात्रि भोजन का समय समाप्त होने के बाद समूह ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी झोपड़ियों में वापस चले गए। आज की साधारण सफाई के बाद विक्रम की झोपड़ी में रहने लायक जगह नहीं बची थी। कम से कम अब पहले जितनी धूल नहीं थी। विक्रम अपने कपड़े उतारे बिना बिस्तर पर लेट गया और वह छत की ओर ऐसे घूर रहा था मानो वह विचारों में खोया हुआ हो। मैंने आखिरकार एक अकादमी में प्रवेश पा लिया है। अब समय आ गया है कि मैगी की खेती के लिए मेरे लिए अपने दरवाजे खोले जाएं। तांबे की प्लेट की आवाज से अलार्म बजा, जिससे विक्रम गहरी नींद से जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं। खिड़की से सूरज की रोशनी की एक किरण विक्रम के जूतों पर पड़ रही थी। क्या सुबह हो गई है? विक्रम उठ गया, जल्दी से नहाया और बाहर चला गया। शुभ प्रभात। सुप्रभात विक्रम। वरुण की आंखों के चारों ओर दो काले घेरे थे और वह जम्हाई लेता रहा। यहां की स्थिति बहुत खराब है। मेरे कंबल पर तो पिस्सू और फफूंद लग गए हैं। हे भगवान, मैं यहां एक पल भी और नहीं रह सकता। समय समय पर शिकायत की आवाजें सुनाई देती रहीं। ये सभी अनुचर कुलीन परिवार से थे और उनके दैनिक आवाज में कोई कमी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अब कष्ट में थे। आज सभी को नींद की कमी महसूस हो रही थी और उनकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। हालांकि विक्रम को शुरू में नींद नहीं आई, लेकिन वह रात में देर से सो गया। अब भी उसकी ताकत बाकी लोगों से ज्यादा थी और उसे अभी भी घूमने फिरने की इच्छा थी। पूरा कैंप ग्राउंड हलचल से भरा हुआ लग रहा था। बहुत से लोग टेंट उतार रहे थे और फर्श पर कूड़ा कचरा फैला हुआ था। विक्रम चुपचाप इधर उधर घूम रहा था। उसके दिमाग में कई विचार आए। हर साल इस समय यहां आने वाले अनुयायियों के जत्थे अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आएंगे और एक जादूगर के मार्ग पर चलेंगे। और अभी ये सिर्फ मेरी शुरुआत है। इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हर कोई अपनी अकादमी के अनुसार इकट्ठा हो जाए और संबंधित प्रोफेसर कार्यभार संभाल लेंगे। इधर उधर मत भटकना। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति कैंप ग्राउंड के बीच में चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज कानों को बहुत चुभती थी, क्योंकि उसने किसी जादू का प्रयोग करके उसे पूरे शिविर में गूंजने दिया था। इसकी ध्वनि पिछली दुनिया के तुरही की तुलना में बहुत अधिक है। विक्रम ने अपने कानों को रगड़ा, जो महसूस कर रहे थे कि उन्हें कुचल दिया गया था, और जल्दी से एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी सभा क्षेत्र की ओर चला गया। अरे विक्रम, तुम वापस आ गए। धीरज पहले से ही तुम्हें ढूंढ रहा था। वरुण ने उसका अभिवादन किया।
यहां अपने छोटे से समय के दौरान विक्रम केवल विभिन्न चेहरों को उनके नामों से मिलाने में ही कामयाब रहे थे, लेकिन वरुण के साथ उनका सबसे अच्छा रिश्ता था। माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा दूर चला गया और समय का ध्यान रखना भूल गया। क्या धीरज को कुछ चाहिए था? विक्रम के चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव प्रकट हुआ। यह कुछ भी नहीं है। मोहन ने उसे लोगों की गिनती करने के लिए कहा था, इसलिए आपको बाद में उसे बताना होगा। अभी वह इस बारे में बहुत खुश है। वरुण ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, हम कैसे जाएंगे जहाज से? विक्रम ने दूर नीले समुद्र की ओर देखा, जहां असीम क्षितिज था, लेकिन किसी भी जहाज का कोई निशान नहीं था। न केवल वहां कोई जहाज नहीं है, बल्कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हम बंदरगाह के लिए उपयुक्त स्थान पर नहीं हैं। विक्रम संदेह से भर गया। मुझे लगता है कि हां, हालांकि दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने में अभी आधा साल और लग सकता है। वरुण ने अपना सिर खुजलाया। प्राचीन समय में परिवहन तकनीक थोड़ी पीछे थी। स्कूल जाने के लिए सिर्फ 1 साल का समय लगता था। समय को ऐसे ही बर्बाद नहीं किया जा सकता, इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। विक्रम ने उन 3 जादुई क्रिस्टल को छुआ जो उसने ऑरिन से छीने थे, जो उसकी कमर के चारों ओर लटकी एक चमड़े की थैली में थे। ऐसा लग रहा था कि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। नाव लेना कैसी नासमझी भरी सोच है। एक ठंडी आवाज आई जो अपने साथ उपहास भी लेकर आई। किरण, विक्रम ने काले लबादे पहने छात्र की ओर देखा। हम मौत के समुद्र के करीब हैं। इसमें कोई भी मछली नाइट को मार सकती है। विशाल जानवरों और यहां तक कि प्राचीन जीवों का तो जिक्र ही न करें। वे सभी मनुष्यों के जहाजों से घृणा करते हैं और अक्सर उनके लिए तूफान और लहरें लाते हैं। इसलिए अगर हम जहाज लेते हैं तो हम मौत को दावत दे रहे होंगे। एक मछली जो नाइट को मारने की क्षमता रखती है? विक्रम ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह अभी भी एक तैयारी करने वाला नाइट था, और अगर किरण ने जो कहा वह सच था तो वह समुद्र में गिरकर मर जाएगा। विक्रम ने अपने अवचेतन में झांककर अपने शरीर के आंकड़े निकाले। विक्रम सिंघानिया। शक्ति 1.9, चपलता 1.9, जीवन शक्ति 1.9, स्थिति स्वस्थ। मौत के महान मैदानों में विक्रम ने भेड़ियों के मांस का विश्लेषण किया था और बाद में यह भी पता लगाया था कि उनकी आंखों में एक विशेष घटक होता है जो शूरवीरों की श्वास तकनीक का पूरक होता है। इसलिए उसने उनमें से कई नेत्र गोलक एकत्र किए थे। और इन भयंकर भेड़ियों के योगदान के साथ विक्रम अब एक प्रारंभिक शूरवीर की सीमा तक पहुंच गया था। एआई चिप के विश्लेषण के अनुसार जब सभी आंकड़े 2 पर पहुंच जाते हैं तो उनके पास एक औसत वयस्क की 2 गुनी ताकत होती है और वे एक प्रीप्रेटरी नाइट की अड़चन पर भी होते हैं। केवल अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित करके ही वे इस अड़चन को पार कर सकते हैं। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करके उसने अपनी हथेलियों के भीतर एक मजबूत शक्ति को नियंत्रित किया। अभी अगर मैं एक क्रॉस ब्लेड पकड़ूं तो मुझे आम सैनिकों के एक दल के खिलाफ बचाव करने का आत्मविश्वास है, लेकिन एक शूरवीर भी जिसकी ताकत मुझसे ज्यादा है, वह मौत के समुद्र में एक मछली को नहीं हरा सकता। विक्रम को इस पर थोड़ा संदेह था। यह हो सकता है कि किरण ने बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया हो, लेकिन डेथ सीज में ऐसे खतरे हैं जो मैगी पर भी लागू होते हैं। यह एक तथ्य है। एआई चिप, क्या आसपास के समुद्र को स्कैन करना संभव है? बीप। मेजबान के शरीर के आसपास विकिरण अत्यधिक है। अज्ञात बल क्षेत्र के हस्तक्षेप के कारण स्कैन करने में असमर्थ। एआई चिप ने जवाब दिया। विकिरण, अज्ञात बल क्षेत्र? विक्रम ने मोहन की ओर देखा जो बहुत दूर नहीं थी और उसे कुछ समझ आ गई थी। इस महाद्वीप में मैगी आबादी दुर्लभ है और विकिरण से बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए एआई चिप 20 ली त्रिज्या तक स्कैन करने में सक्षम है। लेकिन इस शिविर में सहायक और मैगी प्रोफेसर मौजूद हैं। यही वजह है कि हस्तक्षेप बहुत मजबूत है और इसलिए एआई चिप की स्कैनिंग क्षमताओं में सीमाएं हैं। इस समय आप अधिकतम कितनी दूरी तक स्कैन कर सकते हैं? विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। बीप। सटीक स्कैनिंग रेंज होस्ट के शरीर से 300 मीटर की परिधि में। अस्पष्ट स्कैनिंग रेंज 1000 मीटर के भीतर। एआई चिप ने आवाज लगाई। हूँ।
विक्रम ने जोर से सांस छोड़ते हुए कहा, इतना भी बुरा नहीं है। यह दूरी मुझे खतरों से आगाह करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि दूसरे महाद्वीप और अकादमी तक पहुंचने के बाद यह स्कैनिंग रेंज एक बार फिर से कम हो जाएगी। स्कैनिंग रेंज बढ़ाने के लिए कृपया एआई चिप का स्तर बढ़ाएं। एआई चिप से एक संदेश भेजा गया था। मैं अभी भी एआई चिप का स्तर बढ़ा सकता हूं? विक्रम खुश था। स्तर बढ़ाओ। बीप। आवश्यक ऊर्जा की कमी है, कृपया पुनः पूर्ति करें। रोबोट की आवाज सुनाई दी और विक्रम को स्वर्ग से नर्क में ले आई। अरे, एआई चिप मेरे मूल शरीर से पहले ही गायब हो चुकी है, इसलिए मैं इसे ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त कर सकता हूं? फिर अगर मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो गया तो मैं ऊर्जा कहां से लाऊंगा? विक्रम ने अपना सिर पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद होश में आया। इसे भूल जाओ। चूंकि इसका स्तर बढ़ने में सक्षम है, मैं भविष्य में कोई रास्ता खोज सकता हूं। अभी के लिए इसके वर्तमान कार्य मेरे लिए पर्याप्त हैं। किरण ने तुम लोगों से पहले क्या कहा था? एक आवाज सुनाई दी और विचलित विक्रम को वास्तविकता में वापस लाया। जब विक्रम को होश आया तो उसने पाया कि किरण बिना उसकी जानकारी के चला गया था और धीरज अब उसके पास था। उसने तो बस चलने की बात कही थी। मुझे लगता है कि वह ऊब गया था। आखिरकार पूरे दिन किसी से बात न करना बहुत दमघोंटू होता है, वरुण ने अनुमान लगाया। हां, यह सच है। धीरज ने अपना सिर हिलाया और फिर विक्रम की ओर देखा। हम निकलने वाले हैं, अब भी कहीं मत जाओ। अगर तुम गलत जहाज पर चढ़ गए तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। जहाज? विक्रम ने समुद्र की सतह पर देखा और फिर भी उसे जहाज का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। हा हा, धीरज जोर से हंसा। किसने कहा कि यह पानी से आना है? देखना। धीरज ने जिस दिशा की ओर इशारा किया था उसका अनुसरण करते हुए विक्रम और वरुण ने अपने सिर उठाए और मुंह खोला। क्षितिज पर 3 विशाल सफेद जहाज धीरे धीरे उनकी ओर तैरते हुए आ रहे थे। जैसे ही जहाज निकट आया, पूरे शिविर पर एक विशाल छाया छा गई और ऐसा लगा मानो पृथ्वी पर अंधकार छा गया हो। ओह, देखो, हे भगवान, कितना सुंदर! शिविर में मौजूद अन्य लोगों को भी असामान्यताओं का पता चला और कई लोगों ने आश्चर्य से सिर उठाकर कहा, कैसा है? यह मैगस के परिवहन के साधनों में से एक है। एक निर्देशित विमान, एक एरोस्टेट या हवा से हल्का विमान जो अपनी शक्ति से हवा में चल सकता है। हम जल्द ही इस पर सवार होंगे, धीरज ने बहुत ही आत्मसंतुष्ट होकर कहा। ये सब बातें उसे प्रोफेसर मोहन ने बताई हैं, तो इसमें खुश होने की क्या बात है? किरण अचानक प्रकट हुआ और उसने विनम्रता से कहा, धिक्कार है। धीरज ने अपने पैर थपथपाए। तीनों विमान लगातार पास आते गए और लोगों की जय जयकार के बीच धीरे धीरे शिविर के बाहर जमीन पर उतर आए। वे मेरी पिछली दुनिया के ब्लिम्प के समान हैं और उनमें से प्रत्येक के ऊपर एक बहुत बड़ा एरोस्टेट गैस बैग है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे हाइड्रोजन गैस से भरे हुए हैं। विक्रम को अपनी पिछली दुनिया का कुछ अनुभव था, इसलिए वह दूसरों की तुलना में जल्दी ही अपने आश्चर्य से उबर गया और उसने विमान के निर्माण पर विचार किया। शुद्ध सफेद विमान जमीन पर उतरे और भयंकर गड़गड़ाहट जैसी आवाजें निकालने लगे। फिर विमान के दरवाजे खुले और कुछ सफेद वस्त्र पहने जादूगर बाहर निकले। शिविर के भीतर भी कुछ हलचल हुई। कुछ बूढ़े लोग भी बाहर निकले और उनसे बातचीत की। ठीक है, सभी लोग अपना सारा सामान लेकर मेरे पीछे आई, अकेले मत भटकना। मोहन ने एक काला लबादा पहना हुआ था और उसके शरीर की आकृति उसके अंदर छिपी हुई थी। उसने छात्रों को इकट्ठा करना शुरू किया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के सभी अनुचर भागकर अपनी अपनी छोटी छोटी लकड़ी की झोपड़ियों की ओर अपना सामान लाने के लिए दौड़ पड़े। विक्रम अपने साथ बहुत कम चीजें लाया था। उसके सामान में सिर्फ एक पानी की बोरी, एक चमड़े का थैला, कमर से लटका हुआ एक क्रॉस ब्लेड और पीठ पर लटका हुआ एक क्रॉसबो था। अनुचर उत्साहपूर्वक अपने अपने अकादमियों के प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में शिविर स्थल से निकले और वे अपनी अकादमी के आधार पर अलग अलग समूहों में एकत्रित हुए। ठीक है, मेरी बात सुनो, आगे बताए गए नामों पर ध्यान दो। एननेया आइवरी रिंग टॉवर वेटलैंड गार्डन अकादमी। आप सभी दाईं ओर के विमान में सवार होंगे जिसका नंबर 332 है। इसे मिस मत करना। प्रोफेसरों, कृपया नंबर नोट कर लो और अनुचरों, अपने प्रोफेसरों का अनुसरण करो।
मर्सीफुरा अकादमी, कैरिटा अकादमी के लिए। आपका विमान बीच में है, जिसका नंबर 955 है। आवाज जारी रही। एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी, गौरव की झोपड़ी, तुम्हारा बाईं ओर वाला होगा, नंबर 455। अब इसे मत मिलाओ। जब विक्रम ने अंततः एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी सुना तो वह अपनी नजर बाईं ओर स्थित विमान पर डालने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह विमान बहुत बड़ा है। सबसे ऊपर लगा एरोस्टेट गैस बैग एक विशालकाय रग्बी बॉल की तरह लग रहा था, जिसकी छाया जमीन पर पड़ रही थी। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचरों, मेरे पीछे आओ। मोहन की आंखों के गड्ढों में हरे रंग की लपटें टिमटिमा रही थीं और उसके पीछे दो आकृतियां थीं जो उसके नौकर या अधीनस्थ लग रहे थे। विक्रम समूह के बीच में चला गया और चारों ओर नजर घुमाने लगा। अपने गहन निरीक्षण के दौरान उसने अपने यात्रा दल के कुछ जाने पहचाने चेहरों को देखा। उन्होंने भी उसे देखा और जवाब में मुस्कुराए, साथ ही अपने बगल में बैठे कुछ लोगों से बात भी की। उन सभी के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। सबसे दाईं ओर जब अर्जुन की बारी आई तो उसने जोर से हाथ हिलाया और विमान में चढ़ गया। आज से सभी अनुचर अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। विक्रम के दिल में उदासी की एक झलक उभरी, लेकिन वह बहुत जल्दी ही दब गई। बहुत जल्द ही एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की बारी आई और मोहन ने सबसे पहले दरवाजे से प्रवेश करते हुए रास्ता दिखाया। अनुचरों ने जल्दी से उनका पीछा किया। जब विक्रम ने अपने पैरों में और जोर लगाया तो उसके जूतों के नीचे फर्श से एक तेज गूंज आ रही थी, मानो वह चूना पत्थर के फर्श पर कदम रख रहा हो। कितना अजीब पदार्थ है। यह लकड़ी जैसा दिखता है, लेकिन यह ज्यादा मजबूत है। क्या यह किसी तरह का मिश्र धातु है? विक्रम ने भूरे रंग के पैटर्न वाले फर्श को देखा और इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। हम यहां हैं। गलियारे का यह भाग नंबर 13 से 32 तक हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र है। आप सभी अपने हिसाब से कमरे आवंटित कर सकते हैं। याद रखें, मेरा नंबर 14 है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे ढूंढिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद मोहन मुड़ा और उसका काला लबादा फड़फड़ाता हुआ दो नौकरों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है, अब मैं कमरे तय कर देता हूं, धीरज ने खड़े होकर कहा। किरण ने बड़बड़ाया और लापरवाही से एक कमरा नंबर 18 चुना और अंदर चला गया। धीरज का चेहरा लाल हो गया और फिर सफेद हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कई बार भींची, लेकिन फिर उसे नीचे रख दिया। अच्छा, किरण ने कमरा 18 चुना। इसके बाद वरुण, तुम कमरा 15 में रहोगे। रवि, तुम कमरा 16 में रहोगे। किरण चला गया और शेष अनुचर वरुण, रवि और विक्रम धीरज के साथ एक ही गुट में थे। जहां तक कुणाल और उसके समूह का सवाल है, उन्होंने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। विक्रम को कमरा नंबर 20 आवंटित किया गया। उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से अपने केबिन में चला गया। कमरा काफी छोटा था। यह सिर्फ एक विभाजन था। बिस्तर के लिए तो पर्याप्त जगह थी, लेकिन खड़े होने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इससे विक्रम को अपनी पिछली दुनिया की ट्रेनों के बिस्तरों की याद आ गई, जो भी उतने ही तंग थे, जिनमें पैर फैलाने के लिए भी बमुश्किल ही जगह होती थी। बिस्तर होना अच्छा माना जाता है। मैं मौत के महान मैदानों में यात्रा करते समय बस अपनी सीट पर सो रहा था। विक्रम ने खुद को सांत्वना दी। देवियों और सज्जनों, विमान में आपका स्वागत है। मैं आपका कप्तान हूं, आदित्य। मैं आप सभी के लिए सुखद यात्रा की कामना करता हूं। कुछ घोषणाएं ध्यान देने योग्य हैं। प्रोफेसरों के अलावा बाकी लोगों को डेक पर चलने की अनुमति नहीं है, जब तक कि आप आसमान से नीचे उड़कर नहीं जाना चाहते। कैफेटेरिया हॉल 1 में है और हॉल 2 में वॉशरूम है। जहां तक हॉल 3 की बात है, यह एक लाउंज है, वहां सभी का स्वागत है। पूरे कमरे में एक धीमी आवाज में पुरुष की आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने इधर उधर देखा और पाया कि आवाज एक पीले रंग के कांस्य पाइप से आ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एयर डक्ट था या मेगाफोन। हम उड़ान भर रहे हैं। विक्रम को एक पल के लिए भारहीनता महसूस हुई और जहाज डगमगा गया। वह जल्दी से खिड़की की ओर बढ़ा।
यह खिड़की केवल एक फुटबॉल की गेंद के आकार की थी और बहुत मोटी थी, इसलिए बाहर क्या है यह देख पाना कठिन था। विमान के ऊपर चढ़ने के बाद जमीन छोटी होती गई और धीरे धीरे विक्रम की दृष्टि में शिविर एक काले बिंदु में बदल गया। विक्रम ने अपना क्रॉस ब्लेड और क्रॉसबो एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। मैंने प्रोफेसर मोहन को यह कहते हुए सुना कि यात्रा लगभग 1 महीने तक चलेगी। कितना लंबा समय! मुझे अपना परिवार छोड़े हुए आधा साल बीत चुका है, लेकिन हम अभी भी अकादमी नहीं पहुंच पाए हैं। विक्रम ने बिना सोचे समझे अपनी आंखें बंद कर लीं। डिंग डिंग डोंग, एक मधुर धुन बजने से विक्रम की नींद खुल गई। विक्रम बिस्तर से बाहर निकला और खिड़की से बाहर देखा तो उसे अंधेरा दिखाई दिया। शाम हो चुकी है। देवियों और सज्जनों, शुभ संध्या। अभी कैफेटेरिया में रात का खाना परोसा जा रहा है। आज के मेनू में ट्रफल्स, रोस्ट चिकन, सफेद ब्रेड, गिलहरी का मांस के साथ फोई ग्रास है। इस बार मधुर आवाज एक महिला की थी। विक्रम ने अपना पेट रगड़ा और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े ठीक किए और कैफेटेरिया की ओर भागा। गलियारा काफी धुंधला था और हर कुछ कदम पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था जिससे पीली रोशनी आ रही थी। आसपास के लकड़ी के केबिन के दरवाजे खुल गए और उनमें से अनुचर बाहर निकल आए। अभी हॉल 1 में पहले से ही शिष्यों की भीड़ थी, लेकिन विक्रम को वहां कोई प्रोफेसर नहीं दिखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उनके लिए कोई विशेष कमरा होगा। हॉल की छत पर एक बहुत बड़ी सफेद रंग की चट्टान थी जिसमें से एक छोटे सूर्य की तरह चमकदार सफेद रोशनी निकल रही थी। कैफेटेरिया लंबी मेजों और सफेद कुर्सियों से भरा हुआ था और यह कुछ विश्वविद्यालय कैंटीन जैसा लग रहा था। अरे विक्रम, यहां! एक कोने में वरुण ने उसे बुलाया, जो एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के कुछ अन्य अनुयायियों के साथ बैठा था। मैं यहां हूं। विक्रम ने एक चांदी के रंग की ट्रे और कटलरी एकत्र की और विचार करने के बाद उसने सफेद ब्रेड का एक टुकड़ा, एक तला हुआ चिकन ड्रमस्टिक, फलों का सलाद और सेब साइडर की एक बोतल उठाई और वरुण के पास बैठ गया। आप लोग जरूर जल्दी आ गए। विक्रम ने उनका अभिवादन किया। तुम ही देर से आए हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम देर से सोए थे? वरुण ने चिढ़ाते हुए कहा। विक्रम बैठ गया और सेब साइडर की आधी बोतल गटक गया। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा सो गया था। फिर से आसपास की स्थिति पर नजर डालते हुए, क्या हम भी इन अनुचरों के साथ यात्रा कर रहे हैं? इस समय एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुचरों के अलावा हॉल अन्य अकादमियों के अनुचरों से भी भरा हुआ था। ये लड़के और लड़कियां अपनी अपनी अकादमियों के अनुसार एक साथ बैठे थे और एक दूसरे से दूर दिख रहे थे। यह सही है। हम सेज गोथम हट और कुछ अन्य अकादमियों के साथ एक ही विमान पर हैं। जहां तक एनेनिया आइवरी रिंग टॉवर की बात है, वे हमसे बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम केवल अपने अपने रास्ते ही जा सकते हैं, रवि ने समझाया। तो यह इस तरह है, विक्रम ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। अर्जुन और बाकी सभी लोग दाईं ओर के डायरेजिबल में सवार हो गए हैं और ऐसा लगता है कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी से दूरी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि अगली बार संचार में कुछ समस्या होगी। रात्रि भोजन करने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में लौट गए। हर दिन खाने पीने और सोने के अलावा कुछ और करने को नहीं लगता था। यह बोरियत पूरे 15 दिन तक रही। एक शाम समूह के लोग खाना खाने के बाद उस छोटे से केबिन वाले कमरे में वापस जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वे मेज के चारों ओर बैठ गए और बातचीत करने लगे। वरुण, तुम्हें क्या हुआ है? विक्रम ने वरुण की ओर देखा, जो थोड़ी असहज लग रहा था, और पूछा। इन 10 दिनों में वरुण, जो एक बकबक करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म था, ने अपने परिवार के वंश वृक्ष से लेकर राजधानी में एक व्यंजन कैसे बनाया जाता है जैसे विषयों पर बात की थी, जैसे कि वह किसी प्रेमी से प्यार से बात कर रहा हो। विक्रम और बाकी लोग पहले से ही उसके शब्दों से परेशान होने से लेकर उनके आदी होने तक के तरीके को अपना चुके थे, और अब यह इस उबाऊ यात्रा में एकमात्र खुशी थी। हाँ, मैं अभी भी तुम्हारे पिछले रिश्तों के बारे में सुनना चाहता हूं, रवि ने मजाक करना शुरू कर दिया। मैंने सब कुछ कह दिया है, वरुण ने आंखें घुमाई। मुझे अब और बात करने का कोई विचार नहीं सूझ रहा। मैं बहुत ऊब गया हूं।
वरुण ने अफसोस जताया। इसे सहन करो, बस आधा महीना और बाकी है। तुम्हारे घर से कैंप ग्राउंड तक काफी दूरी थी, तो तुमने इतना समय कैसे बिताया? विक्रम ने उसे प्रोत्साहित किया, हालांकि वह थोड़ा उत्सुक था। मेरा घर पोर्टर किंगडम में स्थित है, जो मौत के महान मैदानों के किनारे पर है, इसलिए हम आधे महीने तक पैदल चलने के बाद कैंप ग्राउंड पहुंचे। वरुण ने असहाय होकर कहा और फिर से अपनी आंखें घुमाईं। कोई आश्चर्य नहीं, विक्रम ने अपना सिर हिलाया। किरण, यह ऐसी चीज है जो मैंने सबसे पहले देखी। तुम्हें क्या चाहिए? एक चांदी की ट्रे फर्श पर खड़खड़ाई, जिससे एक तीखी आवाज निकली। विक्रम ने पलटकर देखा कि धीरज गुर्रा रहा है। उसके बाल एक उग्र शेर की तरह थोड़े खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर किरण ने अपने कांटे से एक सुनहरा बारबेक्यू चिकन ड्रमस्टिक निकाला। यह उसी का है जो इसे पहले ले लेगा। न केवल भीड़ ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि वे सभी एक अच्छा शो देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस थकाऊ यात्रा में धीरज और किरण को लगा कि दूसरा पक्ष उनकी नजरों में अप्रिय था, खासकर जब किरण ने दो गुर्गों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पहले के संघर्षों में उन्होंने डर के कारण खुद को संयमित रखा था, क्योंकि नीलम आसपास थे। हालांकि अब चीजें नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थीं। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। धीरज दहाड़ा और उसके शरीर की मांसपेशियां तन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर पर मांसपेशियों की एक परत जोड़ ली हो। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से एक नाइट की तकनीकों का प्रशिक्षण लिया था। साथ ही ऐसा लगता था कि उसने पहले से ही अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित कर लिया था। इस प्रकार वह एक उचित नाइट बन गया। एआई चिप, लक्ष्य को स्कैन करें। बीप, धीरज, शक्ति 2.5, चपलता 2.7, जीवन शक्ति 3.0, स्थिति वर्तमान में एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा हूं। गुप्त तकनीक की जांच, परिसंचरण के बाद ताकत बढ़ जाती है, चपलता बढ़ जाती है। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें एक घमंडी शेर के सामने अपना सिर झुकाकर आज्ञाकारिता दिखानी होगी। धीरज चिल्लाया और अपने पैर हिलाए। एक छवि बनी रही जब वह किरण की ओर भागा। चेतावनी, चेतावनी, विकिरण का पता चला। स्थिति, स्रोत से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। एआई चिप की आवाज विक्रम के कानों में गूंजी। विकिरण स्रोत, क्या यह हो सकता है कि किसी मैगस ने कार्रवाई की हो? हाँ, मैं आज तुम्हें बता दूंगा कि नए छात्रों में कौन नंबर 1 है। किरण जोर से हंसा और अपनी छाती की जेब से एक हरा बिल्ला निकाला। पिलिस दुवाशा, हरे रंग का प्राणी, मेरी पुकार सुनो और नश्वर दुनिया में आओ, किरण ने अजीब सी आवाज में कहा। उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की वह बहुत ही दुर्लभ थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि विक्रम ने वास्तव में उसके हर शब्द को समझ लिया था। मंत्रोच्चार के साथ हरे रंग के बिल्ले से प्रकाश की एक परत उभरी और जमीन से कुछ भूरे रंग की बेलें उभरीं और लंबी हो गईं, जैसे कोई भ्रमित सांप बेतहाशा नाच रहा हो। छी छी, बेलें नाचती हुई किरण को आगे से बचा रही थीं, और जैसे ही एक बेल को आगे भेजा गया, उसने काली वियर को जमीन पर गिरा दिया। लताओं की परतें उसके चारों ओर लिपटती रहीं और धीरज जल्द ही पूरी तरह से उसमें लिपट गया। केवल उसका चेहरा ही दिखाई दे रहा था। एक जादुई कलाकृति, आसपास के अनुचर आश्चर्य से चिल्लाए। जादुई कलाकृति का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को कम से कम स्तर 1 का अनुयायी होना चाहिए। उसे पहले ही स्तर 1 अनुयायी के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है। भीड़ ने शोर मचाया और किरण को सम्मान भरी निगाहों से देखा। इससे धीरज का चेहरा और भी लाल हो गया। यह कैसे है? जब तक तुम मेरी बात मानने की कसम खाओगे, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। किरण उस जगह चला गया जहां धीरज था। नहीं, कभी नहीं। गोल्डन लॉयन परिवार का गौरव मेरे हाथों से कभी अपमानित नहीं होगा। धीरज की नसें इस तरह उभर आईं मानो उनमें से कभी भी खून बहने वाला हो। अगर यह ऐसा है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। किरण ने अपने कंधे उचका दिए और बेलें कसती रहीं और अंदर से कुछ चटकने की आवाजें भी आईं। ऐसा लग रहा था कि धीरज की कुछ हड्डियां टूट गई थीं। आसपास के अनुचर अब और नहीं देख सकते थे और वे किरण को मनाने वाले थे।
धमाक। विमान डगमगाया और प्रकाश मंद पड़ गया। कुछ अनुचर फर्श पर गिर पड़े। क्या हुआ? क्या हम किसी तीव्र अशांति का सामना कर रहे हैं? विक्रम की आंखें चमक उठीं। खिड़कियां खुल गईं और तेज हवा के झोंके अंदर आने लगे। हवा की ध्वनि के साथ साथ असंख्य नीली विद्युत धाराएं भी सभी दिशाओं में बिखर रही थीं। इन्हें देखकर विक्रम की पुतलियां सुई के आकार तक सिकुड़ गईं। तूफान, विमान पर बैठे जादूगर कहां हैं? तुम तुच्छ कीड़े मकोड़ो, तुम वास्तव में शक्तिशाली पेंड्रा के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस करते हो। एक आवाज गूंजी। साथ में भयंकर तूफान भी था। यह एक परिपक्व विशाल तूफान स्प्राइट है। अरे, इस रास्ते पर हमें इस तरह की चीजों का सामना कैसे करना पड़ा? क्या हमने पहले ही इस पर ध्यान नहीं दिया? विभिन्न अकादमियों के जादूगर कहां हैं? हमें उनकी मदद चाहिए। कुछ घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। आइए, हम सबसे पहले बड़े पैमाने पर रक्षा मंत्र निर्माण को सक्रिय करें। यदि नहीं तो वे अनुचर निश्चित रूप से मर जाएंगे। कुछ मंत्रोच्चार के बाद विमान की सभी दीवारें दूधिया सफेद रोशनी की एक परत से ढक गईं। विमान की सभी दरारें हरे रंग की रोशनी से चमक उठीं, क्योंकि बेलें ऊपर चढ़ गईं और किसी भी खुलने वाले रास्ते को मजबूती से बंद कर दिया। हू हू, विक्रम का चेहरा लाल हो गया और वह जोर से हाँफने लगा। जब विशाल तूफान प्रेत ने पहले बात की थी तो सभी अनुचरों ने महसूस किया था कि एक बर्फीली ठंडी शक्ति उन पर दबाव डाल रही है। अपार, असीम और कच्ची दुर्भावना। विक्रम को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। सौभाग्य से रक्षा मंत्र संरचना सक्रिय होने के बाद दबाव खत्म होने के कारण विक्रम को काफी बेहतर महसूस हुआ। अन्यथा हॉल में उपस्थित अधिकांश अनुचर कुछ ही क्षणों में दम घुटने से मर सकते थे। मानव, तुम्हें अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी होगी, विशाल तूफान प्रेत चिल्लाया। जैसे ही ध्वनि तरंगें रक्षा मंत्र संरचना से होकर गुजरीं, दूधिया सफेद रोशनी कंपन करने लगी। प्रकृति के शक्तिशाली प्राणी, कृपया अपना क्रोध शांत करें, हमारे पास एक पत्र है। विक्रम के कानों के पास एक परिचित आवाज गूंजी। यह निर्देशित कप्तान था। यह महामहिम अजित के साथ हमारा समझौता पत्र है, जो हमें इस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देता है। रंजित ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। समझौते का पत्र? विशाल तूफान प्रेत की आवाज में संदेह था, जिसके बाद उसने उग्र गर्जना की। मुकेश आजाद है। समझौता मुझे इसके लिए बाध्य नहीं करता। दहाड़ते रहो, क्रोध जारी रखो, दमिकन बुथरा। मंत्र के उच्चारण के साथ ही बाहर का तूफान पहले से 10 गुना अधिक प्रचंड हो गया। अरे, यह वास्तव में एक घुमक्कड़ है, मुझे जैकपॉट मिल गया है। रंजित की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इसमें हमेशा की तरह आत्मविश्वास नहीं था और इसकी जगह झुंझलाहट थी। सब लोग एक साथ हमला करो। खिड़की के बाहर कई चमकदार रंगीन रोशनियां लगातार चमक रही थीं, जो बिजली से टकरा रही थीं। विमान धीरे धीरे डगमगाने लगा। विक्रम का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि नीलम अपनी शक्ति का उपयोग करें और उस विशाल तूफानी प्रेत को भगा दें, अन्यथा वह बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि वह आसमान में बहुत ऊपर फंस गया था। टकराना! एक और गड़गड़ाहट हुई और विमान ने अपनी स्थिरता पुनः प्राप्त कर ली। क्या यह चला गया? यह सिर्फ एक विशाल तूफान स्प्राइट है जो अभी अभी परिपक्व हुआ है। इसकी तुलना सिर्फ एक एलिमेंटल मैगस के आधे हिस्से से की जा सकती है। यहां हम 9 लोग हैं, इसलिए इसका भागना स्वाभाविक है। नीलम की चर्चाओं की आवाजें बाहर से आ रही थीं। जाहिर है उन्हें इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जिससे अनुचरों का मन शांत हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, जब अनुचरों ने ये शब्द सुने तो वे सभी जोर से चिल्लाए और जयकारे लगाने लगे। वाह, हमारे महान जादूगरों को लानत है! मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा और चकन्नाचूर हो जाऊंगा। हा, उस कायर को देखो, उसने वास्तव में अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। सभी अनुचरों ने एक बदकिस्मत अनुचर का मजाक उड़ाया और अपने दिलों में दबा डर बाहर निकाला। विक्रम की आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। जब विशाल तूफान प्रेत ने पहले बात की थी, तो किरण ने पहले ही धीरज को बांधने वाली लताओं को छोड़ दिया था, और अभी ऐसा लग रहा था
कि धीरज भाग गया है। हालांकि किरण का चेहरा थोड़ा पीला था। वह अपनी जगह पर खड़ा था और एक विजेता की मुद्रा बनाए रखा। एआई चिप ने पहले यह नहीं पहचाना कि किरण के पास कोई जादुई कलाकृति थी। ऐसा लगता है कि इसे हाल ही में हासिल किया गया था और इसका एकमात्र साधन मोहन है। ऐसा लगता है कि जादुई कलाकृति प्राप्त करने के बाद किरण अधीरता से धीरज को उसके साथ लड़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर यह घटना नहीं होती तो बहुत संभावना है कि वह सफल हो जाता, विक्रम ने मन ही मन सोचा। विशाल तूफान प्रेत से व्यवधान के कारण किरण और धीरज के बीच लड़ाई समाप्त होने तक जारी रही। तब से धीरज ने किरण के साथ एक ही स्थान पर दिखाई देने से बचने की पूरी कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जादुई कलाकृति से डरता था। इस लड़ाई ने विक्रम के विचारों को बहुत प्रभावित किया था। धीरज ने पहले ही अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित कर लिया है और अड़चन को पार कर लिया है और एक पूर्ण शूरवीर बन गया है। हालांकि एक जादुई कलाकृति वाले एक अनुचर के सामने वह अभी भी एक मेमने की तरह कमजोर है। ऐसा लगता है कि नीलम की ताकत शूरवीरों से बहुत अधिक है। शुरू में मैंने सोचा था कि मुझे अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन इसके बाद अगर मैंने स्कूल पहुंचने से पहले इसे प्रज्वलित नहीं किया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मुझे निश्चित रूप से मैगस बनने के लिए अपनी सारी ध्यान और ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगानी होगी। विक्रम ने अपना मन बना लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और विमान अंततः दूसरे महाद्वीप पर पहुंच गया। विशाल तूफान स्प्राइट के साथ हुई घटना के अलावा इस विमान का अन्य उड़ने वाले जीवों से भी कई बार सामना हुआ। इससे विक्रम को एहसास हुआ कि न केवल मौत के समुद्र में नेविगेट करना मुश्किल था, बल्कि आसमान में भी यही स्थिति थी। सौभाग्य से रंजित का सहमति पत्र विभिन्न बड़े प्राणियों के सामने अभी भी प्रभावी था और कोई संघर्ष शुरू नहीं हुआ। इस अवधि के दौरान विमान कई बार उतरा और कई प्रोफेसरों और अनुचरों को विदा किया। धीरे धीरे विमान खाली होता गया। 1 दर्जन दिन और अनजाने में ही बीत गए। धमाका! विमान जमीन पर उतरा और पूरा अंदरूनी हिस्सा हिल गया। हम एबिसल बोन मूर पहुंच चुके हैं। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के सभी अनुचरों का ध्यान, कृपया अपना सामान साथ लाएं और विमान को व्यवस्थित तरीके से छोड़ दें। केबिनों में एक आवाज गूंजी। हम आखिरकार आ ही गए। विक्रम ने अपना सामान पैक किया और जल्दी से उस छोटी सी जगह से बाहर निकल गया जिसमें वह पिछले 1 महीने से छिपा हुआ था। किरण, धीरज, कृपया उपस्थिति दर्ज कराएं। मोहन ने एक काली छड़ी पकड़ी हुई थी जिसके सिरे में एक बड़ा हरा रत्न जड़ा हुआ था। ठीक है। किरण और धीरज ने अपना सिर हिलाया और उपस्थिति का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। विक्रम ने धीरज की ओर देखा। डाइनिंग हॉल में हुई घटना के बाद से यह युवक बहुत शांत हो गया था और अक्सर अपने कमरे में ही दुबका रहता था। अब उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह पहले से कहीं ज्यादा उदास हो गया है। इसके विपरीत किरण बेहद जीवंत था और कुछ अफवाहों के अनुसार उसे पहले ही मोहन ने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्रशिक्षु अन्य अनुचरों से भिन्न थे क्योंकि उनका दर्जा ऊंचा था और वे अपने प्रोफेसर से बहुत सारी उन्नत जानकारी भी स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकते थे। 1 दर्जन से अधिक लोग विमान से बाहर निकले। तो यह हमारी अकादमी है। ये थोड़ी वीरान लगती है। विक्रम ने आसपास का नजारा देखा तो वह काफी सुनसान लग रहा था। वहां कुछ छोटे छोटे रास्ते थे जिन पर पहले दूसरों के इस्तेमाल के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक चौराहे के बीच में एक लकड़ी का चिन्ह लगा था जिसमें कई छेद थे। वहां काले रंग से दिशा निर्देश लिखे हुए थे जो विभिन्न स्थानों को दर्शाते थे। छाया और मृत्यु की भूमि बोन एबिसल मूर शब्द मुड़ गए और विक्रम को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। हे, मेरे पीछे आओ। मोहन ने अपने शरीर को इत्मीनान से तान दिया और उसकी सफेद हड्डियां चरमराने लगीं, मानो वे किसी भी क्षण टूटकर गिर जाएंगी। ध्यान दें, हालांकि हमारी अकादमी के अनुयायी एक निर्धारित सफाई करते हैं, फिर भी इस क्षेत्र में कुछ जीवित प्राणी और प्रदूषित और बुरे प्राणी घूम रहे हैं। इसलिए यदि आप भटक गए तो मुझे लगता है कि हम जल्द ही आपके मृत शरीर को श्रद्धांजलि दे पाएंगे।
मोहन ने ठाका लगाया और सभी अनुचरों के चेहरे बदल गए। वे मोहन के पीछे पीछे चल पड़े, उसे खोने के डर से। समूह धीरे धीरे एबिसल बोन मूर को पार कर गया। वह क्या है? विक्रम समूह के बीच में चला गया और अचानक उसके सामने कुछ काला चमक उठा। ऐसा लग रहा था कि वह सींग वाला एक नीला प्राणी था। एआई चिप, स्कैन शुरू करें, कार्य आरंभ हो रहा है, स्कैन शुरू करें। एआई चिप की रोबोट जैसी आवाज सुनाई दी। उच्च ऊर्जा वाला एक अज्ञात प्राणी, अनुमानित शक्ति 3 से 4, चपलता 4 से 5, जीवन शक्ति लगभग 5, आकलन अत्यंत खतरनाक। सस, जो भी हो, यह डायर वुल्फ से कहीं ज्यादा ताकतवर है और इसके पास कुछ अजीबोगरीब तरकीबें हो सकती हैं। एक नाइट सिर्फ तभी मरेगा जब उसका सामना किसी से होगा। विक्रम जल्दी से आगे बढ़ा। इस जगह जहां खतरा छिपा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि काले कपड़े पहने कंकाल प्रोफेसर मोहन ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे छोटे अनुचरों ने अंततः खतरों को समझ लिया है। जब उसने उदासीनता से कहा तो मोहन के कोठरियों में हरे रंग की लपटें टिमटिमाने लगीं। समूह आगे बढ़ा और बहुत जल्द ही बंजर धरती कम हो गई और उनके चारों ओर अधिक वन दिखाई देने लगे। बहुत जल्द विक्रम एक काले रंग के जंगल में प्रवेश कर गया। वह नहीं जानता था कि यह एक भ्रम था, लेकिन विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल में प्रवेश करने के बाद आकाश में सूरज मंद हो गया हो और आसपास के वातावरण में सफेद धुंध की एक परत थी जो ठंड का एहसास करा रही थी। चेतावनी, चेतावनी, एक उच्च ऊर्जा वाला प्राणी आ रहा है। स्थिति हवा में एआई चिप की चेतावनी सुनाई दी। विक्रम ने जल्दी से नीचे देखा और झुक गया। काक, एक तीखी आवाज गूंजी। लाल आंखों वाला एक काला कौवा झपट्टा मारकर विक्रम के स्थान के पास से गुजरा। उसके तीखे पंजे एक अनु के चेहरे की ओर बढ़ रहे थे। हरे रंग के तरल पदार्थ की एक गेंद सीधे कौवे पर गिरी और कौवा कांव कांव करते हुए फर्श पर गिर पड़ा। एक सफेद धुआं उठा जो संक्षारक प्रभाव पैदा कर रहा था। अनु जमीन पर ही खड़ी रही और अचानक जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही सेकंड बाद फर्श पर पड़ा कौवा बिना किसी शव के गायब हो गया और जंग लगी धरती पर केवल उसका एक बड़ा निशान रह गया। ऐसा लगता है कि इन लाल आंखों वाले कौवों की संख्या में फिर से वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कि लौटने के बाद मुझे और अधिक मिशन वितरित करने होंगे और अनुचरों को इस क्षेत्र को साफ करने देना होगा। तुम सब क्या देख रहे हो? चलो चलें। मोहन की आवाज सामने से सुनाई दी और रोती हुई अनु अपनी आंखें रगड़ते हुए और दांत पीसते हुए आगे बढ़ी। विक्रम चौंक गया और जल्दी से उसका पीछा करने लगा। 1 घंटे की यात्रा के बाद समूह एबिसल बोन फॉरेस्ट के केंद्र में पहुंच गया। यह है। विक्रम ने अपने सामने एक विशाल क्षेत्र देखा और उनकी आंखों के सामने एक विशाल कब्रिस्तान दिखाई दिया। अथाह अस्थिवन के चूल्हों में अनजाने में ही एक बड़ा कब्रिस्तान स्थापित हो गया। यह कब्रिस्तान बहुत विशाल था और काले और सफेद संगमरमर से बना था, जो देखने में आलीशान लग रहा था। बस ऐसा लगता था कि यह कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया था। कई कब्रों पर खरपतवार उगाए थे और कुछ पर बेलें भी थीं। कभी कभी कौवे उनके ऊपर से कांव कांव करते थे, जिससे एक भयानक आवाज निकलती थी। छाया और मौत के अपने घर में आपका स्वागत है, एबिसल बोन फॉरेस्ट। मोहन ने हंसी उड़ाई, लेकिन विक्रम ने इसे कैसे भी देखा। मोहन को उनकी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा में खुशी मिल रही थी। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में हास्य की एक व्यंग्यात्मक भावना है। हाँ, वास्तव में उनकी अकादमी एक कब्रिस्तान के नीचे है। विक्रम ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे काफी आराम महसूस हुआ। उसके शरीर के सभी छिद्र खुले हुए थे और आसपास की हवा को अवशोषित कर रहे थे। एआई चिप, अब स्थिति क्या है? बीप, कार्य स्थापित हो रहा है। पर्यावरण का नमूना प्राप्त किया जा रहा है। विश्लेषण प्रगति पर है। यहां एक प्रकार के ऊर्जा कण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मेजबान की चेतना के साथ हल्की प्रतिध्वनि करता है। उन्हें छाया और अंधकार ऊर्जा कण माना जाता है। एआई चिप की आवाज इधर उधर फैल गई। कोई आश्चर्य नहीं, यहां ऊर्जा कणों में वृद्धि हुई है, जो स्पष्ट रूप से छाया और अंधेरे तत्व मैगी को लाभ पहुंचाती है। यह मेरी पिछली दुनिया के उपन्यासों की तरह है,
जहां किसी को अमरता की साधना तकनीकों का अभ्यास करते समय एक ऐसे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहिए जो आत्मा ऊर्जा से भरा हो। विक्रम को अकादमी के विकल्पों की थोड़ी समझ प्राप्त हुई। पासवर्ड। इस समय मोहन पहले ही समूह को कब्रिस्तान के सबसे मध्य क्षेत्र में ले आया था, जहां एक विशाल कब्र थी। काले संगमरमर के पत्थरों को एक एक करके ढेर किया गया था, जिससे यह एक विशाल काले महल जैसा लग रहा था। संगमरमर के दरवाजे के पास 2 पत्थर की मूर्तियां थीं। बाईं ओर एक 2 सिर वाला कुत्ता था, जिसके शरीर पर कांटे उग रहे थे। दाईं ओर एक केंचुआ था, जिसके 2 पंख और धारदार नुकीले दांत निकले हुए थे, जिससे क्रूर आभा निकल रही थी। ये दोनों मूर्तियां सजीव थीं। उनकी आंखों में काले रत्न जड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हों। जब मोहन मूर्तियों के सामने से गुजरी तो बाईं ओर बैठा केंचुआ सूखी आवाज में बोला। मुंह के हर बार खुलने और बंद होने के साथ ही पत्थर से धूल लगातार फर्श पर गिर रही थी। बस जीवन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मोहन के चेहरे पर झुंझलाहट का भाव था। मोहन के बोलने के तुरंत बाद केंचुआ और विशाल कुत्ता दोनों जोर से ठहाके लगाने लगे। उनकी आवाजों से बहुत तेज हवा चली, जिसने पीछे खड़े अनुचरों के वस्त्र उलट दिए। मोहन, हालांकि हम एक दूसरे से बहुत परिचित हैं, लेकिन नियम तो नियम है। एक गुप्त व्यापार प्रणाली। दोनों मूर्तियां सजीव लग रही थीं। विशाल कुत्ते ने अपने पंजे चाटे और एक स्त्री जैसी आवाज निकाली। या क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? केंचुए ने अपना पंजा उठाया और मानव जैसा इशारा करते हुए पंजे से इशारा किया। तो आओ, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है। ठीक है, मुझे सोचने दो। मोहन ने आंखें घुमाई। ओह, लानत है, मुझे वाकई उस स्वर का सिर ले लेना चाहिए जिसने यह रक्षात्मक मंत्र रचना स्थापित की है, और इसे उनकी गांड में घुसा देना चाहिए। मोहन अचानक चिल्लाई। जल्दी से बताओ, पासवर्ड क्या है? विशाल कुत्ता दहाड़ा और उसके मुंह से चिंगारियां निकल रही थीं। गुप्त पासवर्ड है, मुझे बदबूदार हड्डियां नापसंद हैं, मोहन ने धीरे से कहा। विक्रम का मुंह टेढ़ा हो गया और केवल दृढ़ इच्छा शक्ति का उपयोग करके ही वह अपनी हंसी को दबाने में कामयाब हो पाया। हालांकि मोहन ने खोपड़ी पहनी हुई थी, विक्रम को पूरा यकीन था कि वह इस समय नाराज था। हाँ, पासवर्ड सही है। केंचुआ और विशाल कुत्ता जोर से हंसे और उन्हें जाने दिया। मुझे यकीन है कि क्रिस्टल बॉल के साथ निगरानी रखने वाला ओवरसियर अभी हंस हंस कर लौटपोट हो रहा होगा। विशाल कुत्ता हंसा, फिर अपने मूल पत्थर के मंच पर वापस आ गया और अपनी पूर्व मूर्ति अवस्था में बदल गया। पुची। एक अनुचर को अंततः यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और उसने शोर मचा दिया। हंग! मोहन के अंदर अचानक हरी लपटें भड़क उठीं। ऐसा लगता है कि हमें नए अनुचरों को यह सिखाना चाहिए कि उन्हें अपने प्रोफेसरों का सम्मान कैसे करना चाहिए। पापा, मोहन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। आह, यह क्या है? यहां मत आओ, यहां मत आओ। जो अनुचर पहले जोर से हंसा था, वह कई कदम पीछे हटा और जोर जोर से चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। कैलाश, यह क्या है? उसके बगल में एक अनुचर आगे बढ़ा। नहीं, यहां मत आना, रोहित चिल्लाया और उसका चेहरा धीरे धीरे मुड़ गया। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े सभी अनुचरों की रूह कांप उठी। मैगी आपस में बराबर हैं, इसलिए वे एक दूसरे पर मजाक कर सकते हैं। हालांकि अनुचरों को हमेशा अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। अचानक विक्रम को मैगी दुनिया में आचार संहिता समझ में आ गई। केवल समान शक्ति के साथ ही एक व्यक्ति को दूसरे से बात करने का दर्जा प्राप्त होगा। मोहन और धीरज भी गहन विचार में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। उसे उठाओ और हमें अंदर जाने दो, मोहन ने रोहित की ओर इशारा किया, जो अभी भी चिल्ला रही थी। उसके दोनों नौकर वहां पहुंचे और रोहित को एक एक करके अपने पास ले गए। वे दोनों कम से कम ग्रैंड नाइट हैं। ये देखकर कि कैसे दोनों नौकरों ने कैलाश को इतनी आसानी से वश में कर लिया, विक्रम की आंखें चमक उठीं। कब्र का दरवाजा खोलने के बाद वे सभी एक पत्थर की सीढ़ी के सामने पहुंचे, जो नीचे की ओर जाती थी। सीढ़ियां सर्पिलाकार थीं और अंधेरे की गहराई में उतरती थीं, जब तक कि वे दिखाई नहीं देती थीं। मोहन ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया और फर्श पर दस्तक दी।
नीली लपटें एक एक करके जलने लगीं और भीतर की जमीन को रोशन करने लगीं। रंग के अलावा यह मध्ययुगीन काल के एक प्राचीन महल के समान है, विक्रम ने कहा, और एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की सीढ़ियों से नीचे उतरा। विक्रम को यह नहीं पता था कि नीली लपटों की रोशनी में वह कितनी देर तक चला, लेकिन निश्चित रूप से वह 20 मिनट से अधिक समय तक चला। इतना विशाल इस भूमिगत इमारत का क्षेत्रफल ऊपर स्थित कब्रिस्तान के क्षेत्रफल से बहुत बड़ा है, और यह कई गुना भी नहीं है। यह लगभग पहले से ही एक भूमिगत साम्राज्य जैसा दिखता है। विक्रम ने चुपचाप गणना की। हमारी एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी का निर्माण ग्रेगोरियन वर्ष 324 में हुआ था, और तब से लगभग 1000 साल हो गए हैं। जहां तक हमारी अकादमी के संस्थापक का सवाल है, वह मर्लिन फालेक ड्रिविलक हैं। मोहन सबसे आगे रहती थी और कभी कभी उन्हें स्पष्टीकरण भी देती थी। जिस दरवाजे से आप सभी पहले आए थे वही मुख्य द्वार है, और इसके अलावा अकादमी के अंदर अभी भी कई निकास हैं। जब तक आप एक सच्चे जादूगर बन गए हैं, आप आवेदन कर सकते हैं और अपने निजी मार्ग के लिए एक निर्जन खाली कब्र चुन सकते हैं, मोहन ने समझाया। लेकिन विक्रम के होंठ हिलना बंद नहीं हुए। हमारे लिए एक मैगस के रूप में आगे बढ़ने का उद्देश्य यह है कि हम एक कब्र प्राप्त कर सकें। कितना सुखद है। हालांकि जब से बदकिस्मत आदमी को पहले एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था, विक्रम ने केवल अपने दिल में ही चिल्लाने की हिम्मत की और इसे जोर से नहीं कहा। हमारा एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी कई बड़े क्षेत्रों में विभाजित है। छात्रावास, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, बागवानी क्षेत्र, व्यापारिक चौकी, मिशन क्षेत्र और ऐसे ही अन्य क्षेत्र। जहां तक उनके सटीक स्थानों का सवाल है, कोई आपको बाद में परिचय के लिए ले जाएगा। अभी के लिए आप सभी को प्रशासन क्षेत्र में पंजीकरण के लिए मेरे पीछे आना होगा, और फिर हम आपके प्रोफेसरों का चयन शुरू करेंगे। मोहन एक थोड़े बड़े कमरे के सामने आईं और स्टील के दरवाजे पर लिखे शब्दों की ओर इशारा करते हुए बोली, यह प्रशासनिक क्षेत्र है। हालांकि मेरा मानना है कि आप में से कोई भी भविष्य में यहां दोबारा आने को तैयार नहीं होगा। दरवाजे पर प्रतीकों को देखकर, जो कभी कभी शब्दों और पैटर्न दोनों की तरह लगते थे, विक्रम ने आखिरकार स्वीकार किया कि कोई भी चरित्र वैसा नहीं था जैसा कि उस बदमाश ने अतीत में देखा था। ओह, मैं भूल गई कि तुम लोग प्राचीन बायरन भाषा नहीं जानते हो। मोहन ने उसके सिर पर हाथ मारा। कोई बात नहीं, यह मंत्रोच्चार की मूल बातों में से एक है। तुम लोग इसे भविष्य में सीखोगे। मोहन, अंदर आओ। अंदर से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी और स्टील के दरवाजे अपने आप हिल गए। एक स्टील के हाथ ने दरवाजे के बोल्ट खोले और उन्हें अंदर आने का इशारा भी किया। विक्रम मोहन के पीछे पीछे अंदर गया और पाया कि यह कमरा बहुत बड़ा है। सफेद दाढ़ी और लाल भौहों वाला एक बूढ़ा आदमी चौड़ी काली ऑफिस डेस्क पर बैठा था। वह पंखदार कलम से कुछ लिख रहा था और उसके बगल में चर्म पत्रों का ढेर था। उसके पीछे 10 मीटर से ज्यादा ऊंची अनगिनत किताबों की अलमारियां थीं और उन पर चर्म पत्र और यहां तक कि क्रिस्टल बॉल भी अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए थे। यह बिल्कुल लाइब्रेरी जैसा लग रहा था। तुम देर से आए हो। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से कलम नीचे रख दिया और उसका झुर्रियों वाला चेहरा धीरे से मुस्कुराया। मोहन ने बताया, रास्ते में हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक विशाल तूफानी प्रेत भटक रहा था, इसलिए विमान थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया और इसलिए समय में देरी हुई। बूढ़े आदमी ने कहा, यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर उसने पीछे के अनुचरों की ओर देखा और उसकी चमकदार आंखें चमक उठीं। उसने अनुचरों को देखा और अंत में किरण पर उतरा। ऐसा लगता है कि इस यात्रा से आपको अच्छा इनाम मिला है। बेशक, मोहन ने इशारा किया। किरण, यहां आओ। किरण को अपनी तरफ खींचते हुए, मैंने उसके साथ पहले ही अनुबंध कर लिया है। वह अब मेरा निजी प्रशिक्षु है। जल्दी करो, उसके लिए प्रक्रियाएं तय करो। मोहन ने एक भारी काली थैली से फॉर्मों का एक ढेर निकाला और उसे बूढ़े आदमी को सौंप दिया। यार, 5वीं कक्षा का अनुचर इतना भी बुरा नहीं।
बूढ़े आदमी ने एक चश्मा जैसा दिखने वाला एक सामान निकाला जिसके किनारे पर सोने के धागे लगे थे और उसे अपनी नाक पर लटका लिया। जरूर साहिल, वह बदमाश, उसने वाकई मेरे सामने एक ऐसी परेशानी वाली चीज धकेली। हाँ, अब मैं उसे गुस्से में देखना चाहती हूं, मोहन ने जोर से कहा। तो फिर किरण, क्या तुम मोहन के निजी प्रशिक्षु बनने को तैयार हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैं स्वीकार करता हूं। किरण ने मोहन को देखा और धीमी आवाज में सहमति जताई। अच्छा। बूढ़े आदमी ने चर्मपत्र का एक पन्ना लिया और उस पर कुछ लिखा, फिर किरण को एक काली बोरी भी थमा दी। यह तुम्हारा है, इसे अच्छी तरह से पकड़ो। क्या प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं? मैंने उसे वे ध्यान तकनीकें सिखाई हैं और अभी मुझे अपने प्रयोगों पर वापस लौटना है। रास्ते में कुछ प्रेरणा पाना काफी मुश्किल था, लेकिन मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि मैं कितनी पीड़ा झेल रहा था? मोहन ने तीखी आवाज निकाली और किरण को अपने साथ खींचते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। ठीक है, मिस्टर मोहन का काम पूरा हो गया है। अब आगे क्या है, इस बारे में आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। बूढ़े आदमी ने मेज पर दस्तक दी और अनुचरों का ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर संतुष्ट भाव से कहा, चूंकि आप सभी ने पहले ही फीस जमा कर दी है और अनुबंध के लिए मानदंड प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए अब आप सभी हमारे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के अनुयायी हैं। अभी आप सभी अपने प्रोफेसरों के चयन से शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर चुनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है क्रिस्टल बॉल के अंदर अपना नाम डालकर चुनना और मेरा खजाना आपके लिए एक प्रोफेसर चुन लेगा। यह तरीका बिल्कुल मुफ्त है। माफ करें, आपका खजाना क्या है? एक अनुचर ने कायरता से पूछा। ओह, बूढ़ा आदमी हंसा और अचानक एक काला अजगर मेज पर प्रकट हुआ। यह मेरा जादुई पालतू जानवर है, स्पॉटी। यह आप में से किसी को नहीं पहचानता, इसलिए मुझे लगता है कि इसे चुनना ही उचित होगा। कोई और सवाल? नहीं, अब और नहीं। बड़े अजगर को देखकर अनुचर जल्दी से पीछे हट गया। एक और तरीका भी है जिसमें अनुचर अपने प्रोफेसर खुद चुनते हैं। यहां मेरे पास विभिन्न प्रोफेसरों के संक्षिप्त परिचय और उनकी आवश्यकताओं वाली एक सूची है जो सब आपके चयन के लिए है। बेशक अगर आप यह तरीका चुनते हैं तो आपको भुगतान के रूप में एक जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी विधि चुनी है, लेकिन एक बार आपने अपने प्रोफेसर पर फैसला कर लिया तो आप फिर कभी नहीं बदल सकते। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगली बार मैं तुम्हारा नाम पुकारूंगा और तुम आगे आकर मुझे अपनी पसंद बताओगे। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद अनुचर थोड़े घबरा गए। अब क्या, हमें क्या चुनना चाहिए? वरुण ने चिंतित होकर पूछा। भुगतान न करने की तुलना में भुगतान करना निश्चित रूप से बेहतर है। यह सामान्य ज्ञान है। आपके पास अभी भी अतिरिक्त जादुई क्रिस्टल होने चाहिए, है ना? विक्रम ने हैरान होकर पूछा। लेकिन मेरे पास केवल एक जादुई क्रिस्टल बचा है। मेरे परिवार ने केवल 2 जादुई क्रिस्टल पाने के लिए 1000 सैनिकों का बलिदान दिया। वरुण थोड़ा अनिच्छुक था। विक्रम भी चौंक गया क्योंकि वह अपनी जेबें टटोलने से खुद को रोक नहीं पाया। जादुई क्रिस्टल का मूल्य मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक है। जब मैंने पहले प्रवीण से कुछ क्रिस्टल निकाले थे तो मैं वास्तव में भाग्यशाली था। यह सही नहीं है। चेरनोबिल द्वीप समूह को नीलम बंजर द्वीप समूह के रूप में भी जानते हैं। जादुई क्रिस्टल पहले से ही दुर्लभ हैं, इसलिए यहां जादुई क्रिस्टल का मूल्य बहुत अधिक है। शायद इसी कारण से इस तरह का मामला केवल आपके द्वारा ही तय किया जा सकता है, विक्रम ने वरुण से कहा। ठीक है, सबसे पहले रवि, बूढ़े आदमी ने कहा। आप कौन सा चुन रहे हैं? मेरे पास कोई जादुई क्रिस्टल नहीं बचा है। क्या मैं पहले क्रेडिट पर खरीद सकता हूं? मैं 4ठी कक्षा का अनुचर हूं। रवि शर्मा गया। बुरी योग्यता नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है। नियम तो नियम है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने मेज पर रखी क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा किया, रवि का नाम उसके अंदर दिखाई दिया। साथ ही कई अन्य अपरिचित नाम भी चमकते हुए दिखाई दिए। जब काले अजगर स्पॉटी ने एक पत्र थूका और क्रिस्टल बॉल पर थपथपाया तो शब्द अंततः टिमटिमाना बंद हो गए। रवि, आपका गुरु प्रसाद है। यह लो, एक सहायक वस्त्र और एक पहचान बिल्ला,
एक क्रिस्टल बॉल जिसमें एक प्राथमिक ध्यान तकनीक है, और तुम्हारा कमरा नंबर और चाबियां भी वहां हैं। बूढ़े आदमी ने सामान से भरा काला बोरा रवि की ओर फेंका और फिर अपनी उंगलियां चटकाईं। धमाका! कमरे में अचानक एक काली गेंद प्रकट हुई और हवा में तैरने लगी। इस छाया दास का अनुसरण करो, यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा गुरु है। बूढ़े आदमी ने उसे बाहर भेजने का इशारा किया और रवि असहाय होकर काली गेंद के पीछे पीछे बाहर चला गया। अगला कैलाश। पहले मोहन पर हंसने वाले साहिल को बुलाया गया। हालांकि उसका रंग थोड़ा ठीक हो गया था, पर उसके चेहरे पर अभी भी ठंडा पसीना था। ओह, मैं क्या देख रहा हूं? एक बुरा सपना। कितना दयनीय आदमी है। तुम्हें अगले महीने तक कष्ट सहना पड़ेगा। क्या आप इस टोने को हटा सकते हैं? कैलाश की आवाज कांप उठी। जरूर, 100 जादुई क्रिस्टल, कोई क्रेडिट की अनुमति नहीं। बूढ़े आदमी ने तीखे स्वर में सहमति जताई। साहिल ने अपना सिर हिलाया और अपने लबादे से एक जादुई क्रिस्टल निकाला। मैं अपना गुरु खुद चुनना चाहता हूं। हां, बूढ़े आदमी ने जादुई क्रिस्टल स्वीकार कर लिया और एक संग्रह, जो एक शब्दकोश की तरह लग रहा था, साहिल को सौंप दिया। जो गुरु प्रशिक्षुओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वे सभी वहां हैं। अपना समय लें और चुनें। धमाका! मेज पर एक रेत घड़ी प्रकट हुई। रेत धीरे धीरे गिर रही थी। मैं पहले बताना भूल गया था, एक जादुई क्रिस्टल केवल घंटे के गिलास को एक बार घुमाने की अनुमति देता है। यदि आप इससे अधिक घुमाते हैं तो आपको एक और जादुई क्रिस्टल देना होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। साहिल ने अपनी लार निगल ली और लगातार गिरते रेत के कणों को देखते हुए वह जल्दी जल्दी पन्नों को पलटने लगा। ऐसा लगता है कि यह रेत घड़ी केवल 5 मिनट के बराबर समय तक चलती है। यह सरसरी तौर पर देखने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। विक्रम की पुतलियां सिकुड़ गईं। समय पूरा हो गया है। आवाज के अनुसार संग्रह स्वचालित रूप से बंद हो गया और एक जोरदार तड़क भड़क वाली आवाज हुई। कैसा है? क्या तुमने चुन लिया है या तुम एक बार फिर देखना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मेंटर सारिका को चुनूंगी। साहिल ने गहरी सांस ली। अपना सामान ले लो और गुलाम का पीछा करो। बूढ़े आदमी ने एक काली बोरी, जो पहले वाली बोरी के समान थी, साहिल की ओर फेंकी और एक अन्य छाया गुलाम को बुलाया। साहिल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और तैरते हुए गुलाम के पीछे बड़े दरवाजे से बाहर चली गईं। अगला नाम धीरज, बूढ़ा आदमी पुकारता रहा और विक्रम ने ऊपर जाने वाले अनुचरों की बारीकी से जांच की। धीरज को लगा कि वह अमीर है, क्योंकि उसने 3 जादुई क्रिस्टल का भुगतान किया और चुनाव करने से पहले संग्रह को देखा। जहां तक वरुण का सवाल है, उसने अंत में एक जादुई क्रिस्टल का भुगतान नहीं किया। उसके गुरु को यादृच्छिक रूप से चुना गया था और उसे नहीं पता था कि परिणाम अच्छे थे या बुरे। अगला विक्रम, बूढ़े आदमी ने विक्रम का नाम पुकारा। विक्रम ने गहरी सांस ली और आगे की ओर चला गया। मैं खुद ही चुनूंगा। विक्रम ने बूढ़े आदमी को एक जादुई क्रिस्टल सौंप दिया। तुम्हें नियम पता है? बूढ़ा आदमी झल्लाया। रेत घड़ी पलट गई और समय बीतने लगा। यह संग्रह काफी भारी था और सामग्री उच्च गुणवत्ता की प्रतीत हो रही थी। विक्रम ने जल्दी जल्दी पृष्ठों को पलटा और चर्मपत्र पर दी गई जानकारी को लगातार सरसरी तौर पर देखा। यह चेरनोबिल द्वीप समूह की भाषा है। ऐसा लगता है कि इसे इस क्षेत्र के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। एआई चिप, जानकारी रिकॉर्ड करें और निकालें। मेंटर आकाश, आत्मा विभाग, परिवर्तन, तंत्रिका विज्ञान और विकिरण की संरचना में विशेषज्ञ हैं। 3 विषयों पर निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम। आवश्यकताएं: सहायक को हर महीने एक प्रयोग में सहायता करनी होगी और किसी भी कारण से उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेंटर मोहन छाया विभाग, शरीर रचना विज्ञान, ऊर्जा रूपांतरण और नेक्रोमेंसी में विशेषज्ञ हैं। आवश्यकताएं: अनुचरों को प्रतिमाह एक जादुई क्रिस्टल का भुगतान करना होगा और साथ ही प्रयोगों में सहयोग करना होगा। मेंटर आदित्य पोषणिंग विभाग, चिकित्सा, हर्बलिज्म और ऊर्जा के तटस्थीकरण में विशेषज्ञ हैं। एक विषय पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम। आवश्यकताएं: सहायकों को हमेशा प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की सफाई,
विभिन्न जड़ी बूटियों की तैयारी और रख रखाव में मदद करनी चाहिए और साथ ही हर्बल मिश्रण बनाने में जादूगर की सहायता करनी चाहिए, इस आधार पर कि वे सहायकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मेंटर अभय शाप विभाग, शाप, मानव शरीर रचना के विच्छेदन और आत्मा अध्ययन में विशेषज्ञ हैं। 5 विषयों पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम। श्रेणी का चयन अनुचरों द्वारा किया जाता है और किसी भी समय अनुचरों को उनके अध्ययन में मार्गदर्शन कर सकता है। आवश्यकताएं: एक प्रयोग में सहयोग करें। केवल एक पन्ने पलटे और सरसराहट की आवाज आई। जब तक रेत का आखिरी दाना गिरा, विक्रम आखिरी पन्ने तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। तुम्हारी याददाश्त खराब नहीं है, जो भविष्य में तुम्हारी पढ़ाई के लिए उपयोगी है। कैसी है? तुम किसे चुनोगे? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एआई चिप, डेटा का संकलन कैसा है? बीप, डेटा व्यवस्थित है। 53 मेंटरों की जानकारी एकत्रित की गई है। आकर्षक शर्तों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। विक्रम का चेहरा कड़वा हो गया। मेंटर आदित्य के बारे में ब्रैकेट में दी गई जानकारी ने मुझे थोड़ा सावधान कर दिया। ऐसा लगता है कि नीलम के प्रयोग खतरनाक हैं और वास्तव में अनुचरों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। आदित्य केवल हर्बल मिश्रणों पर प्रयोग कर रहा है, लेकिन छाया और नेक्रोमेंसी प्रयोगों जैसे अन्य प्रयोगों का क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि दी गई आवश्यकताओं को पूरा करना इतना आसान है। जानकारी के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वे उन छात्रों को लुभा सकें जो प्रयोगात्मक परीक्षण के लिए सहयोग करेंगे। हालांकि उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार ऐसा होने पर सब खत्म हो जाता है। एआई चिप, फिल्टरिंग प्रक्रिया को इन शर्तों के साथ पूरा करें, मेरी वर्तमान परिस्थितियों से मेल खाने के लिए। बीप, नीली रोशनी चमक उठी और विक्रम के सामने हल्की नीली स्क्रीन टिमटिमाने लगी। आधे से ज्यादा मेंटरों की जानकारी छूट गई और सिर्फ कुछ ही विकल्प बचे, जिनमें मोहन का भी विकल्प शामिल था। मेंटर मोहन छाया विभाग, शरीर रचना विज्ञान, ऊर्जा रूपांतरण और नेक्रोमेंसी में विशेषज्ञ हैं। आवश्यकताएं: अनुचरों को हर महीने एक जादुई क्रिस्टल देना होगा और साथ ही प्रयोगों में सहयोग करना होगा। मेंटर आदित्य पोषणिंग विभाग, चिकित्सा, हर्बलिज्म और ऊर्जा के तटस्थीकरण में विशेषज्ञ हैं। एक विषय पर निःशुल्क जानकारी प्रदान करने में सक्षम। आवश्यकताएं: सहायकों को हमेशा प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की सफाई, विभिन्न जड़ी बूटियों की तैयारी और रखरखाव में मदद करनी चाहिए और साथ ही जड़ी बूटियों से बने मिश्रण बनाने में जादूगर की सहायता करनी चाहिए, इस आधार पर कि वे सहायकों को कोई नुकसान न पहुंचाए। ऐसा लगता है कि मोहन का गुस्सा गुरुओं के बीच बहुत बुरा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह नए शिष्यों को लाने नहीं जाता। विक्रम ने मन ही मन सोचा, अफसोस है कि मेरे जादुई क्रिस्टल पर्याप्त नहीं है और उसके पास पहले से ही किरण है। मुझे डर है कि मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा छाया विभाग के सभी सलाहकारों को अपने प्रयोगों में अनुचरों से सहयोग की आवश्यकता होती है और वे अनुचरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। यह बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। विक्रम असहाय होकर छाया विभाग के मार्गदर्शकों को भूल गया। अब सिर्फ यह कीमिया गुरु ही बचा है। मेरे एआई चिप के साथ जो चरम और अनोखे लाभ हैं, उनके साथ मैं निश्चित रूप से कीमिया का उपयोग करके पैसे कमा सकता हूं और डार्क एलिमेंट से संबंधित ज्ञान खरीद सकता हूं। दूसरों के लिए विक्रम ने बस अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उन्हें खोलते ही अपना निर्णय ले लिया था। मैं मेंटर आदित्य को चुनता हूं। कीमिया? बूढ़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ। तुम कीमियागर बनना चाहते हो? इसमें जो प्रयास और संसाधन लगाए गए हैं वे बहुत ही भयानक हैं। क्या तुम बदलना चाहते हो? मुझे लगता है कि मोहन तुम्हारे लिए उपयुक्त है। धन्यवाद सर। विक्रम ने गंभीरता से सिर झुकाया। मुझे कीमिया का शौक है और मैंने इस क्षेत्र में पहले से कुछ ज्ञान भी हासिल किया है। कीमिया के बारे में नश्वर दुनिया की धारणा जादूगरों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। फिर विक्रम की दृढ़ निगाह देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, चूंकि तुमने पहले ही निर्णय कर लिया है तो ऐसा ही हो।
बोलने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एक कलम ली और चर्म पत्र पर कुछ लिखा। यह रहा तुम्हारा सामान, छायादास का पीछा करते हुए आदित्य के पास जाओ। बूढ़े आदमी ने विक्रम को एक बोरी थमा दी। बड़े दरवाजे से बाहर जाने से पहले विक्रम ने झुककर प्रणाम किया और शेष अनुचरों की ओर सिर भी हिलाया। काले रंग की गेंद सामने तैर रही थी और कभी कभी एक चक्र में घूम रही थी। इसकी गति बहुत तेज नहीं थी और विक्रम के शानदार प्रिपरेटरी नाइट के शरीर के साथ वह आसानी से उसका पीछा कर रहा था। समय समय पर वहां से अनुचर गुजरते थे, लेकिन वे आश्चर्य से विक्रम की ओर नहीं देखते थे। विक्रम छायादास का पीछा करते हुए कई गलियारों, 2 बड़े हॉल और एक बगीचे से गुजरा। फिर वह प्रयोगशालाओं के लिए डिजाइन किए गए एक क्षेत्र के सामने रुक गया। छायादास पारदर्शी हो गया और तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया। विक्रम को बाहर छोड़ दिया। विक्रम अवाक था, फिर भी उसने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह बस बाहर धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। कुछ क्षण बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, विक्रम, हूं, अंदर आओ। हां। विक्रम ने प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के दरवाजे खोले। प्रयोगशाला कक्ष में एक मीठी और मसालेदार सुगंध भर गई, जो जहरीले धुएं और तरल पदार्थों की गंध के साथ मिल गई, जिससे विक्रम की भौहें सिकुड़ गईं। एक बड़ी सी मेज ने प्रयोगशाला के लगभग आधे हिस्से को घेर रखा था और उस पर कई तरह के टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क और बीकर रखे हुए थे। साथ ही कुछ अन्य उपकरण भी थे जिन्हें विक्रम पहचान नहीं पाया था। इससे विक्रम को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। प्रयोगशाला की मेज के सामने एक सफेद बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसने सफेद लबादा पहना हुआ था। उसके कॉलर पर सुनहरे पैटर्न की कढ़ाई थी और उसकी आंखों से 2 सुनहरे रत्नों जैसी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मैं आदित्य हूं और मैंने छायादास से विवरण सुना है। तो फिर विक्रम, क्या तुम मेरे प्रशिक्षु बनने के लिए तैयार हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथों में टेस्ट ट्यूब नीचे रख दी और गंभीरता से कहा, मैं तैयार हूं। विक्रम ने जल्दी से जवाब दिया, बहुत बढ़िया। चूंकि ये स्कूल द्वारा की गई व्यवस्थाएं हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। यद्यपि यहां का वातावरण काफी सामान्य है, फिर भी यह आपको दीक्षा देने के लिए पर्याप्त है। आदित्य ने परीक्षा कक्ष पर अपनी नजर घुमाई। कम से कम यहां बहुत शांति है और हमें कोई परेशान नहीं करेगा। कैसी दीक्षा? विक्रम को कुछ संदेह था। एक जादूगर की दीक्षा, आदित्य ने उत्तर दिया। अब मुझे बताओ विक्रम, तुम्हारे लिए मैगस क्या है? एक रहस्यमय व्यक्ति जो गड़गड़ाहट और तूफान को बुलाने, आग की लपटों और प्रकृति की अन्य शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। विक्रम ने वह परिभाषा बताई जो उसे चेरनोबल राज द्वीप समूह में पता थी। हां, हालांकि यह थोड़ा अलग है, आदित्य ने टिप्पणी की। मैगस दरअसल वह उपाधि है जो हम प्राचीन काल में शक्तिशाली लोगों को देते थे। ये सभी नीलम सिद्धांत सीखते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे ज्ञान और सत्य की खोज में कभी समाप्त नहीं होते। आदित्य ने विक्रम को नीलम की परिभाषा समझाई। तो यह कहना है कि मैगस की उपाधि वास्तव में केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। विक्रम को अब बेहतर समझ आ गई थी। वास्तव में अन्य प्रकार के अर्धमानवों और यहां तक कि अन्य बुद्धिमान प्राणियों में भी नीलम मौजूद हैं। उदाहरण के लिए समुद्री जनजातियों के मैगस या यहां तक कि ड्रैगन मैगस। आदित्य ने कहा, ठीक है, अब हम रस्में शुरू करते हैं। डरो मत, यह बहुत आसान है। आदित्य के चारों ओर का फर्श नरम हो गया और एक प्रकार की जादू संरचना में बदल गया और अंदर से एक अजीब ऊर्जा फैल गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, केवल संरचना के मध्य में ज्वाला जल रही थी। अभी अपना हाथ मुझे दे दो। विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बड़ी हथेली ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। प्राचीन काल के रीति रिवाजों का पालन करते हुए अब मैं तुम्हें, विक्रम सिंघानिया, एक जादूगर के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा। मेरे बाद सुनाना। मैं कसम खाता हूं, मैं हमेशा सच्चाई की खोज में लगा रहूंगा। आदित्य ने एक अपरिचित भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन विक्रम ने इसे पूरी तरह से समझ लिया।
और उसके मुंह से वही आवाजें निकलने से नहीं बच सका। मैं कसम खाता हूं, मैं हमेशा सत्य की खोज में लगा रहूंगा। चूंकि यह 13 या 14 साल के युवक की आवाज थी, फिर भी आवाज में थोड़ी अपरिपक्वता थी। मैं अपने गुरु की अनुमति के बिना शपथ लेता हूं कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करूंगा। आदित्य ने पाठ जारी रखा और विक्रम ने भी उसका अनुसरण किया। दोनों की आवाजें बहुत जल्द ही एक में बदल गईं। गठन के हृदय में ज्वाला अचानक तेज हो गई और जोरदार ढंग से धधकने लगी। औपचारिक रूप से अनुचर बनने पर बधाई। अनुष्ठान के बाद आदित्य ने विक्रम को बधाई दी। विक्रम ने अपने दोनों हाथों को नीचे देखा। रहस्यमयी अनुष्ठानों के बाद ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा हो। फिर भी वह अंतर को ठीक से नहीं पहचान पाया। होस्ट की मस्तिष्क तरंगों में एक विसंगति पाई गई है। यह चिप की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति में बदलाव आया है, लेकिन मेरे पास इस क्षेत्र के बारे में कोई और जानकारी नहीं है, इसलिए मैं भविष्य में केवल इसकी पूर्ति कर सकता हूं, विक्रम ने असहाय होकर कहा। क्रिस्टल बॉल में ध्यान तकनीक आपको पहले ही दी जा चुकी है ना? जब आप वापस जाएं तो इसे देखें। आप अभी से इसमें दी गई जानकारी को आत्मसात कर सकते हैं। कल सुबह 6 बजे यहां आ जाओ। तुम अब जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इधर उधर मत भटकना, आदित्य ने चेतावनी दी। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा गुरु। विक्रम ने सिर झुकाया और फिर प्रायोगिक प्रयोगशाला से बाहर चला गया। सौभाग्य से मैं उनसे पहले ही गुजर गया, अन्यथा मुझे यह भी नहीं पता होता कि छात्रावास कहां स्थित है। जब वह पहले छाया दास का पीछा कर रहा था, तो विक्रम ने पहले ही एआई चिप को क्षेत्र का मानचित्रण शुरू करने दिया था। अब एक छोटा सा हिस्सा पूरा हो गया था और वह उन जगहों को जानता था जहां से वह पहले गुजरा था। नीलम वाले क्षेत्र काफी खतरनाक हैं और विक्रम उनसे किसी भी तरह की क्षति नहीं उठाना चाहता था। छात्रावास में पहुंचकर विक्रम ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दी गई बोरी से चाबी निकाली। यह एक भारी काले रंग की तांबे की चाबी थी और इस पर 783 लिखा हुआ था। अभी छात्रावास में ठंड और खालीपन था। विक्रम खाली गलियारों से गुजरा और अपने कदमों की प्रतिध्वनि सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के नंबरों का अनुसरण करते हुए उसने अपना कमरा ढूंढ लिया। यह यहां है। विक्रम ने चाबी को चाबी के छेद में डाला और भारी धातु से क्लिक जैसी आवाज आई। जैसे ही बड़ा दरवाजा खुला, अंधेरे कमरे में स्वतः ही ज्वाला उत्पन्न हो गई। क्या वे वास्तव में एक समान ध्वनि सक्रियण प्रणाली का आविष्कार करने के लिए नीलम के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं? विक्रम ने अपना सामान नीचे रखा और उस जगह का निरीक्षण किया जहां वह कुछ वर्षों तक रहने वाला था। छात्रावास थोड़ा छोटा था और 3 हिस्सों में बंटा हुआ था, एक बेडरूम, लिविंग रूम और वॉशरूम। वे वास्तव में आत्मनिर्भर रहने वाले क्वार्टर थे और बिस्तर पर एक नया कंबल भी रखा गया था। यह सभ्य और उचित लग रहा था। पर्यावरण बुरा नहीं है। विक्रम बिस्तर पर बैठ गया और अकादमी द्वारा दी गई चीजें निकाली। अनुचर वस्त्रों का एक सेट। एआई चिप ने पता लगाया है कि इस पर कई मंत्र डाले गए हैं और सुरक्षा कुछ महान चीजों के आसपास के चमड़े के कवच के बराबर भी है। विक्रम ने कुशलतापूर्वक वस्त्रों में बदल दिया और अनुचर बैज को अपनी छाती पर पिन कर लिया।